ये रहा इंटरनेट पर जारी किया गया बिहार बोर्ड के द्वारा गणित का ऑफिशियल मॉडल पेपर। जिस प्रकार से इस मॉडल पेपर में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसी प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड इसलिए जारी करता है मॉडल पेपर ताकि उसे आप देखिए, समझें कि कितना क्वेश्चन आपके एग्जाम में, किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आज आपका इसका टेस्ट होगा, देखते हैं कि कौन बच्चे कितने प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा कि आपकी तैयारी जो हुई है वह कितनी हुई है। तो जल्दी से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सेशन को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करे। जो बच्चे इसे अनदेखा करेंगे उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होगी। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यही आपको अंदाजा लगाने का, यह आपको सुनहरा मौका बिहार बोर्ड के द्वारा दिया गया है। यह बिहार बोर्ड जब क्वेश्चन जारी करता है तो उस क्वेश्चन को समझना, जानना, उसका उत्तर जानना यह बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सब चीज आपको बताएंगे इस वीडियो में। काफी कमाल का वीडियो होने वाला है। यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पे आपको विषय कोड देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे 110 लिखा गया है। 110 का मतलब हो गया कि जो बच्चे प्रथम पाली में परीक्षा देंगे उनका विषय कोड 110 होगा, और जो बच्चे द्वितीय पाली में परीक्षा देंगे उनका विषय कोड 210 होगा। एडमिट कार्ड पे आपको यह सारी जानकारी मिल जाएगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार बोर्ड ने मॉडल पेपर को जारी करते हुए बताया कि आपका प्रश्न जो होगा 138 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आपको मात्र आधे प्रश्न का ही जवाब देना है, जिसमें से 100 आपका ऑब्जेक्टिव होगा। तो पूरे 100 ऑब्जेक्टिव का टेस्ट होने वाला है, तो काफी लाजवाब होगा। और इसका उत्तर आप लोग देख लीजिएगा, हालांकि इसका उत्तर हम पहले बता चुके हैं। तो आपका टेस्ट होने वाला है, जो नहीं देखे हैं, नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं और इसका उत्तर भी नहीं देखे हैं, उनके लिए तो काफी खास है यह वीडियो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न ये रहा बाबू आपके स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या होती है, आपको यह बताना है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया। फटाफट से नीचे कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है। तो नहीं पता है तो ध्यान से समझते जाइएगा और एक एक बातों को नोट करते जाइए, क्योंकि जिस प्रकार से जो बात आपको बता रहा है यही बात आपको फिर से परीक्षा में दोहराया जाएगा, पूछा जाएगा। क्योंकि बिहार बोर्ड इसीलिए जारी करता है कि आप मॉडल पेपर को समझें और उसके बाद से आपका परीक्षा होगा तो आप बेहतरीन करें उसमें। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर इसलिए डी होगा क्योंकि संयुक्त संख्या का मतलब होता है भाज्य संख्या, ठीक है। और भाज्य संख्या कौन होती है? जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा निकले, यानी कि वह संख्या जो कि 2 संख्या से ज्यादा संख्या से वह विभाजित हो जाए। तो 4 आपका क्या हो जाएगा? यह आपका संयुक्त संख्या हो जाएगी, यानी कि भाज्य संख्या हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन आपका डी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। एक एक बातों को नोट करके रखिएगा। एक चीज आपको कंफर्म करना चाहेंगे, आपके परीक्षा में यह संयुक्त संख्या न पूछेगा, आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। यह पूरी गारंटी है मेरी कि पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या वही होती है जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं हो। हमने आपको कई बार बता चुका है, जैसे कि 13 हो गया, 17 होगा। ऑप्शन में 13 या 17 ये दोनों में से कोई रहेगा। बिल्कुल ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमें बहुत सारा मॉडल पेपर, बहुत सारा क्वेश्चन पेपर देखने के बाद से अनुभव हो गया है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पाई कौन सी संख्या है? बताइए तो पाई कौन सी संख्या है? तो पाई आपका हो जाएगी कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या, क्योंकि कई बार हमने आपको बताया। तो देखिए जो आपको बताते हैं, पढ़ाते हैं, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% रहता है कि आपका पूछा ही जाएगा। और मेरा किताब आ चुका है मार्केट में, वो खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। डीएलएस एजुकेशन के नाम से किताब है, यानी कि रोशनी पब्लिकेशन से आया हुआ है किताब मेरा, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, नई किताब खरीदते हैं तो जल्दी से जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दबाइए और हमारे वेबसाइट पे पहुंचिए जल्दी से, ठीक है। लेकिन वीडियो को ये टेस्ट देने के बाद अगला है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या कौन होता है बाबू? अपरिमेय संख्या वही होता है जिसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यहां से आपको 4 ऑप्शन से ये चेक करना है कि कौन अपरिमेय संख्या है, यानी कि किसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर में हम ए देख रहे हैं, तो ए नंबर दिया गया √3/√12। तो √12 को हम कटाएंगे 3 से, तो कितना होगा? √1 हो जाएगा कितना? 4 3 12 यानी कि 4। और √1/4 को जब बाहर करेंगे तो 1 हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का क्या होता है? 2 होता है। चलिए, तो ये आपका परिमेय संख्या आ गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 7/7। 7/7 को घटाएगा तो क्या होगा? √1/1 हो जाएगा। √1/1 जब इसका वर्गमूल करेंगे तो केवल 1 बचेगा, यानी कि ये भी आपका परिमेय आ गया। आपका ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं, तो डी में दिया गया है √2 × √2। तो 2 को रूट में से 1 बाहर हो जाता है संख्या, यानी बचेगा केवल 2। तो 2 बचेगा तो 2/1 हो जाएगा, ये भी परिमेय हो गया। लेकिन ऑप्शन नंबर जो बी देख रहे हैं, ये दिया गया है √2/10। इसे जब हम देखिए, एक एक बातों को समझिए, हर चीज बाबू हम समझा रहे हैं ताकि आप बेहतरीन करें, हम आपके लिए कर रहे हैं, इसलिए एक एक बातों को नोट कीजिए, दिमाग में बैठा दिए। एक बार में नहीं होता है, 2 बार वीडियो देखिए, रिपीट करिए, लेकिन एकदम जबरदस्त धमालना चाहिए प्लीज। तो क्या हो जाएगा? कटेगा तो कितना होगा? 1/√5 हो जाएगा। ये कटेगा तो 1/√5 हो जाएगा।
अब 1/√5 को जब हम लोग इसको करेंगे तो 1 का 1 होता है, हमने आपको बताया, लेकिन √5 बाहर नहीं जाएगा, यानी कि √5 ही हो जाएगा। इसका मतलब होगा कि √5 कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या है, तो यानी कि अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। ठीक है, तो बेहतरीन तरीके से समझिएगा तब तो मजा आएगा ना, गर्दा मचाएगा एकदम परीक्षा में। चलिए, मां सरस्वती आपका सफलता जरूर दिलाएगी, बस ईमानदारी पूर्वक आप वीडियो देखिए, तैयारी कीजिए मजेदार तरीके से, इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आगे से वीडियो मिला करे। अगला बाबू प्रश्न कह रहे हैं कि दो संख्याओं की लसा तथा मसा बराबर होती है तो वह संख्या कैसी होती है, तो वो भी संख्या आपकी बराबर ही होती है, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर बिल्कुल हो जाएगा राइट जवाब। आपने एक फॉर्मूला याद किया होगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर होता है लसा गुणे मसा। ठीक है, लसा गुणे मसा यानी कि एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है, ये होता है, यानी कि वह भी संख्या क्या होगी, बराबर होगी। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 0.29 पे रेकरिंग है, यह बराबर क्या होगा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है और इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा, और इसमें अगर मॉडल पेपर में 2 रेकरिंग वाला आ गया है तो आपके एग्जाम में 1 पे रेकरिंग वाला आएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो अभी आपको हमने बता चुका है। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल जो भी संख्या आपको दी गई है उसको लिख लेना है। जैसे कि 29 दिया गया है तो 29 हमने लिखा, उसके बाद से बट्टा लगा देना है, और जितना पे रेकरिंग है 0 के बाद उतना 9 लिख देना है नीचे, यानी कि 2 पे रेकरिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2 को 9 लिख देंगे, यानी कि 29/99 जो होगा ये आपका राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका डी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा। चलिए आगे बात करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा, क्या बोला गया है कि आपको क्या याद करके रखना है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत ही बढ़िया प्रश्न कह रहे हैं कि 1 - sin स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यूज होगा वो कितना होगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 1 - 1 sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 होती है। ठीक है, अब इसका कह रहा है कि स्क्वायर कर दीजिए, तो हम लोग इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब जैसे ही स्क्वायर करेंगे 1 तो 1 रख देंगे, माइनस तो माइनस रख देंगे, और √3 का स्क्वायर करेंगे केवल बचेगा 3। ठीक है, और 2 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। √3 को हमने 2 बार गुणा करेंगे तो हम लोग केवल 3 प्राप्त होगा। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर करेंगे केवल 2 है, न कि √2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 4। अब इसका हम लोग घटाव बना देंगे, तो 4 और 1 का घटाव बनाएंगे कितना होगा, एलसीएम करेंगे कितना होगा, 4 होगा, और 1 में 4 से गुणा करेंगे हो जाएगा 4, और 4 में 4 से भाग देंगे 1 बचेगा, और 1 में 3 से गुणा कर देंगे हो जाएगा कितना, 3, यानी कि अब 4 में से 3 घटेगा कितना, 1/, यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा, 1/4 कहाँ पे दिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया। बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको घटाव बना देना है भिन्न का घटाव बनाने को आता है, तो आपको पूरी तरीके से यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आपका वैल्यू का मान याद, मतलब कि यहाँ पे मान याद होना चाहिए कि sin 60 का वैल्यू कितना होता है, और इसके लिए हम आपको एक स्पेशल वीडियो बना देंगे कि इसका मान कैसे याद किया जाता है। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या हुआ वीडियो चाहिए कि किसी भी sin 60, sin 30 या tan 30, tan 45, cosec 60, मतलब इसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है, कैसे आप याद कर सकते हैं, क्योंकि काफी बच्चों का सवाल आता है कि सर इसको याद करना काफी कठिन है, बहुत जल्दी हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसाद शांत होगा। जल्दी से कमेंट कीजिए तो किसका दशमलव प्रसाद शांत होगा। चलिए, तो आप सभी जानते हैं कि हमने आपको कई बार बताया है कि जिस भिन्न के हर के गुणनखंड में 2 और 5 आता है वह शांत होता है, 2 5 के अलावा दूसरा होता है तो वह शांत होता है। तो यहाँ पे 7/40 दिया गया, तो 40 आपका हर है, तो 40 जब हर है, हर का गुणनखंड कीजिए तो कहेगा कि सर यहाँ पे 20 होगा, यहाँ पे सर 10 होगा, यहाँ पे सर 5 होगा, और यहाँ पे सर 1 होगा। ठीक है, 5 से करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं केवल 2 × 2 × 2 × 5 आ रहा है, यानी कि केवल 2 और 5 आ रहा है, इसके अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं आ रहा है, तो यह संख्या क्या हो जाएगी, आपका शांत संख्या हो जाएगी। एक चीज याद करके रखिएगा कि शांत संख्या में अगर 2 5 आता है लेकिन कोई दूसरा और भी संख्या आ जाता है, जैसे 3 4 5, ये 3 7 9, मतलब कोई दूसरा संख्या आ जाएगा तो वह फिर अशांत हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि केवल या तो 2 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए, नहीं तो 2 केवल आ जाए चाहे केवल 5 आ जाए तो अभी वो शांत होगा, अन्यथा वह शांत हो जाएगा। आप देखिए, इससे क्वेश्चन रहेगा शांत अशांत से, आप एकदम निफिक्र हो जाइए, आपसे आप रट लीजिए कि ये शांत अशांत से 2 नंबर आपका क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में बन ही गया। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसाद शांत होगा। फटाफट नीचे कमेंट करके बताइए कि किसका दशमलव प्रसाद शांत होगा। अभी आपको हमने बताया कि जिस भिन्न के हर में या जिस भी परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड में अगर 2 और 5 नहीं आएगा वो आपका अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पे डी नंबर दिया गया है 31/343, 343 का जब आप कीजिएगा तो इसमें 2 और 5 के अलावा दूसरा संख्या यहाँ पे आएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये आपका अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका अशांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आप 2 का पावर n × 5 का पावर n के रूप में पढ़े होंगे ना, वही कह रहा है कि 2 का घात आपका n होगा, मतलब कि होना चाहिए केवल 2 का घात होना चाहिए, नहीं तो 5 का घात होना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अलावा कोई दूसरा संख्या आ जाता है इसमें, यानी कि क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, बहुत बड़ी, अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार प्रश्न कह रहा है कि 400 के अभाज्य गुणखंडों में कितने पांच की घात कितने हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फटाफट से आपको वो संख्या लिख करके इसका गुणखंड निकाल लेना है। तो जैसे यहाँ पे 400 है, 400 के 2 से कटाइएगा तो कितना होगा सर, कहिएगा कि सर 200 होगा। 200 के कटाइए कितना होगा, कहिएगा सर 5, ये आपका 50 होगा। अब यहाँ पे 2 से कटेगा कितना होगा सर, कहिएगा सर 25 होगा, बिल्कुल। अब 5 से कटेगा कितना होगा, यहाँ पे 5 होगा, और यहाँ पे 5 से कटेगा कितना होगा, 1 होगा। यानी कि अब 5 का घात पूछ रहा था, 5 का घात कितना बड़ा है, 5 का घात 2 ये बड़ा है, तो यानी कि 5 का घात 2, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। बस ज्यादा कुछ माथा पीछे नहीं करना, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, आपका आंसर जो होगा बिल्कुल राइट जवाब निकल करके फटाफट से चल जाएगा। अगला देखिए, अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि 130 बराबर 15 गुणे 8 प्लस 10 दिया गया है का मसा जो है x और y है, तो x और y का वैल्यू जो होगा वह क्या होगा। कहने का मतलब यह है कि 130 और 15 का जो मसा है वह इन सभी ऑप्शन में से किसका मसा वही होगा जो 130 और 15 का निकल के आएगा। और एक चीज यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, तो यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दिया गया है। क्या दिया गया है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे देख सकते हैं a 130 a है, b आपका क्या है 15 है, और q क्या है 8 है, और r आपका यहाँ पे 10 है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, पहले आप निकालिए 130 और 15 का एचसीएम। 130 का अगर आप इसको गुणखंड करते हैं तो 2 इंटू 5 इंटू 13 होगा, और 15 का गुणखंड करते हैं तो अब क्या निकलेगा 3 इंटू 5 होगा। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो जो कॉमन होता है वही आपका एचसीएफ होता है, यानी कि 5 हो गया। अब इन ऑप्शन में देखिए कि किसका कॉमन जो है 5 है, तो देख सकते हैं इसमें ऑप्शन नंबर जो आपका ए नंबर दिया गया है 15 कमा 10, इसका कॉमन 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका जो ए नंबर होगा वह बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। बस सीधी सी बातों में आप समझिए कि इसका मसा इन सभी में किसके मसों के बराबर है, बस इतना समझिए, ज्यादा माथापेची करने की जरूरत बाबू नहीं है। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न, कि रूट 125 का परिमीकरण गुणांक। अब परिमीकरण गुणांक का मतलब ये होता है, देखिए आप लोग 10वीं क्लास में तो नहीं पढ़े होंगे, इसके पीछे क्लास का ये क्वेश्चन उठाया गया है। ये आपके पिछले क्लास का क्वेश्चन है, 9th में क्वेश्चन आप पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे, 8 में भी पढ़े होंगे। 125 का रूट में दिया गया इसका परिमीकरण गुणांक का मतलब होता है कि किस संख्या से गुणा करें ताकि वह परिमेय में बदल जाए। तो यहां से ऑप्शन में कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें हम गुणा करेंगे ताकि वो परिमेय बदल जाएगा, तो कहेंगे रूट 5 में अगर गुणा करते हैं परिमेय बदल जाएगा। कैसे, देखिए 125 रूट में दिया गया है, और गुणे अगर करते हैं हम लोग 5 से तो क्या हो जाएगा, ये 625 हो जाएगा। 625 होगा ना, 125 में 5 गुणे 625, 625 का वर्गमूल कितना होता है 25 होता है, यानी कि परिमेय में बदल गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही बस आपको ध्यान देना है और आपका आंसर बिल्कुल निकल करके चला आएगा। तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सभाज्य है। अब देखिए, सभाज्य वही संख्या होती है जिसका मसा 1 निकलता है, यानी कि जिसमें एक कॉमन होता है, मसा 1 निकलता है। तो अगर आप इसका भी मसा निकालिएगा, इसका भी मसा निकालिएगा, इसका भी मसा निकालिएगा, तो यह एक मसा नहीं आया। लेकिन अगर आप 9 और 16 को निकालिएगा तो इसका मसा 1 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो ए नंबर दिया गया है, ये ए नंबर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखिए, ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, कह रहे हैं कि रैखिक बहुपदों में शून्यकों की संख्या कितनी होती है। देखिए आपको बताए थे ना, बिल्कुल बताए थे, कहेंगे सर बताए थे आप, तो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि रैखिक बहुपदों की जो संख्या होती है वो आपका 1 होता है, यानी कि 1 आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि बहुपद x-1 का शून्य क्या होगा। ये तो काफी इजी है क्वेश्चन। देखिए, जब भी शून्य निकालना है तो हमने आपको बताया कि उस क्वेश्चन बराबर, मतलब वो क्वेश्चन लिख करके बराबर में 0 लिख दीजिएगा, तो x-1 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए, 1 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर कहिएगा सर 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए नंबर बिल्कुल ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक एक पॉइंट को आप समझते जाइए, लिख लीजिए, नोट कर लिए, जैसे भी करके आप मतलब याद करना है, वो प्लीज रिक्वेस्ट है, आपके भविष्य की है सवाल है। अगला क्वेश्चन, आप एकदम गर्दा मचाइए, 17 फरवरी के दिन मैथ की परीक्षा है और 17 फरवरी के दिन आपको गर्दा मचाना है। प्रश्न कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्य की यदि -4, 7 दिया गया हो, -4 और 7 दिया गया हो, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो देखिए, शून्य का मतलब हो गया कि यह एक अल्फा कामा बीटा दिया गया है। तो जब भी आपसे द्विघात बहुपद पूछेगा तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कीजिएगा तो कितना होगा, अल्फा का मान -4 दिया गया तो -4, आप प्लस में बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, निकले कितना 3 हो गया, ये माइनस में था तो आपका कितना निकलेगा 3, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे -4 गुणे कितना हो जाएगा 7, 7 चौका कितना होता है 28, तो हो जाएगा माइनस का 28। ठीक है, अब चलिए, अब द्विघात बहुपद बराबर एक सूत्र होता है, द्विघात
बहुपद बराबर एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहने देंगे, माइनस तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या निकला था, तो 3 निकला था, तो लिख देंगे 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या निकला था, तो माइनस का 28 निकला था। हमने यहाँ पे माइनस 28 लिख लिया। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए माइनस प्लस को धीरे से, तो आप हो जाएगा एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, अब माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x, माइनस में गुणा करेंगे 3 में और फिर x से तो हो जाएगा माइनस 3x, और यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 28। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 तो दिया गया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया आपका आंसर, आपका ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में ही पूछा जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा ये 2 नंबर में ही पूछा जाता है। कैसे बनाए थे अभी हम आपको, तो वैसे ही आपको बता देना है एग्जाम में। ठीक है, लिख देना वैसे ही। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न वही क्वेश्चन पूछ दिया गया उसी तरीके के, लेकिन यहाँ पे योगफल और गुणनफल दिया गया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल 5,6 है, तो बहुपद बता दीजिए। तो यानी कि इसका योग, ये शून्यकों का योगफल कितना है 5 है, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है 6 दिया गया, गुणनफल आपको दिया गया है। तो सूत्र आपको हमने क्या बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, माइनस तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 5, और इसमें एक्स से गुणा कर दिया हो जाएगा 5x, और प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा आपका 6, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 कहाँ पे दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आपका दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी होगा, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला बहुत ही बाबू शानदार प्रश्न है, कह रहा है कि यदि बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस का 8 के शून्य का अगर अल्फा और बीटा होती है तो अल्फा इंटू बीटा ज्ञात कीजिए। देखिए काफी कमाल का क्वेश्चन है, और इसका एक फॉर्मूला होता है, लेकिन आप फॉर्मूला मत पढ़िए, आप बिना फॉर्मूला का बना दीजिए इसका। जब भी अल्फा इंटू बीटा पूछेगा तो क्या करना है, जो भी आपको बहुपद दिया गया है उसके सबसे लास्ट वाले संख्या को लिख लेना है। लास्ट वाला संख्या कौन है बाबू, 8 है, 8 लिख लिया, और उसके बाद पहला वाला बाटा में लिख दीजिए। पहला वाला संख्या कितना है, इसमें वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर में किससे गुणा किया गया, 1 से गुणा किया है, यानी कि आपको लिख लीजिए नीचे में 1, 8 बटा 1 कीजिए कितना होगा 8, आपका आंसर हो गया 8। कहां पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में, बस बिल्कुल आपका राइट जवाब हो गया, कुछ ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। और फॉर्मूला भी आपका यही होता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है क्या चीज, सी बट्टे ए। ठीक है, तो वही आपका सी का मान आपका 8 है और ए का मान 1 है, यानी कि सी कटा दीजिए, 8 बटा 1 क्या हो जाएगा आपका 8 निकल करके चला आएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न है, और इसको सोच समझ करके सॉल्व करके तब इसका जवाब देना है। प्रश्न कह रहा है कि बहुपद fx बराबर दिया गया 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, तो f इंटू माइनस 1 का मान जो होगा वह क्या होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जहां जहां x है वहां वहां आपको माइनस 1 रख देना है। ठीक है, जैसे कि 3 इंटू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर जगह आप माइनस 1 रख दीजिए, तो माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 7 इंटू फिर एक्स है, तो एक्स जगह माइनस 1 रख दीजिए, आप प्लस 2 कर दीजिए। अब देखिए ध्यान से, 3 तो 3, 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, माइनस तो माइनस, और इसको माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मैंने गुणा कर दीजिए 7 माइनस 7 में माइनस 1 से गुणा कीजिएगा हो जाएगा 7, अब प्लस हो जाएगा 2। अब देखिए ध्यान से, 3 में 1 से गुणा करेंगे 3, 7 तो 7, 2 तो 2, अब कितना हो गया 7 3 10 और 10 2 12, 12 आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आएगा यार, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये देखिए, ये भी कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य क्या होगा। अभी आपको हमने बताया कि जब भी शून्य से क्वेश्चन रहेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 कर लीजिए। ठीक है, 0 कर लीजिए, और इसका बताइए क्या होगा। अब एक्स स्क्वायर को पक्षांतरित करेंगे तो हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 3 को पक्षांतरित करेंगे हो जाएगा 3, और एक्स बराबर हो जाएगा कितना, रूट का 3। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि रूट में जब आंसर आता है तो वह प्लस माइनस दोनों में आता है, यानी एक हो जाएगा आपका प्लस रूट 3 और एक हो जाएगा माइनस रूट 3। ठीक है, अब देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन का आएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्य की क्या होगा। ठीक है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है जो कि काफी अनुभव के जरिए आपको हम बता रहे हैं, इसे आप बना लीजिएगा, एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। तो उसका आंसर आएगा रूट का 11 और माइनस का रूट का 11। ठीक है, जो आपको हमने बताया कि वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन 6x माइनस 2y बराबर 0 तथा 10x प्लस 2y बराबर 32 का हल होगा। हल का मतलब क्या होगा, यानी कि x और y के यहाँ पे वैल्यू बताना है, तो वैल्यू क्या होगा फटाफट से निकल के बताइए। नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, आप ध्यान से समझते जाइए। जब भी ऐसा पूछे तो आपको क्या करना है, आपको इसे सॉल्व करना है, या तो विलोपन से या प्रतिस्थापन से या बर्गुर और किसी भी विधि से आप हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे 6x माइनस 2y
बराबर 0, इसको समीकरण नंबर 1, और इसको लिख देते हैं 10x, ठीक है, और यहाँ पे है 2y बराबर 32, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर आपका 2। इसको क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को यहाँ पे जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो क्या होगा, 10x और 6x कितना हो जाएगा, 16x, ठीक है, और 2x और प्लस 2x यहाँ पे दिया गया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये x बोल रहा है, y दिया गया है, -2y और प्लस 2y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा आपका। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 32/16 हो जाएगा कितना, 16 दूनी 32, 2 आपका 2 आ गया। x का वैल्यू जब 2 आ गया, ध्यान दीजिएगा, x का वैल्यू जब 2 आ गया तो समीकरण 1 में आप रख दीजिए x का वैल्यू, तो समीकरण 1 क्या है, 6x - 2y बराबर 0 है। x के बदले आया है 2, यानी कि 6 × 2 - 2y बराबर हो जाएगा 0, तो 6 × 12 यानी 12 - 2y बराबर हो जाएगा 0, तो -2y बराबर, इसको 75 कर दिया, माइनस का 12, तो माइनस माइनस कट गया, प्लस हो गया, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा, 12/2, यानी हो जाएगा आपका 6, यानी कि 2,6 जो होगा आपका राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या पे दिया गया, ऑप्शन नंबर आपको दिया गया है बी नंबर में, कि x का वैल्यू जो होगा आपका 2 होगा और y का वैल्यू जो होगा आपका 6 होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न जो है हम सभी का क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि रेखाएं 4x + py बराबर 6 तथा 12x + 9y बराबर 12 समानांतर है तो p का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इसको ज्ञात करने के लिए क्या होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 से आप निकाल सकते हैं। जैसे कि a1/a2 क्या है, तो 4 इसमें कर देंगे 12 और इसमें p हो जाएगा आप कितना 9, तीर गुणा कर दीजिए, p में 12 से गुणा कीजिएगा, क्या हो जाएगा 12p यानी कि 12p और 9 चौका 36, ठीक है। p बराबर क्या हो जाएगा 36/12 यानी कि 12 बढ़ते हैं 36, ऑप्शन क्या हो जाएगा p बराबर हो जाएगा 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या पे दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। एक एक पॉइंट आप नोट करते जाइए जो चीज हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, क्योंकि खुद बिहार बोर्ड के द्वारा बाबू जारी किया गया क्वेश्चन है, हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं जितना भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण निकाय x + 2y बराबर अगर 3 दिया गया है और 5x + ky बराबर 15 है, तो अनगिनत हल के लिए आपको k का वैल्यू ज्ञात करना है। बस सिर्फ वही आपको कर देना है जो आपको हमने करके दिखाया था। जैसे x ये a1/a2, तो a1 का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1/, यहाँ पे और हो जाएगा 5 बराबर हो जाएगा आपका क्या चीज, बराबर हो जाएगा आपका 2/k हो जाएगा, तीरे गुणा कर दीजिए, यहाँ पे k बराबर 1 में k से करेंगे k अपान 2 10, यानी कि k बराबर कितना हो जाएगा 10, k बराबर कहाँ पे दिएगा आप 10, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। बस इतना सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है बाबू। चलिए आगे बात करते हैं। तो इतना आसान क्वेश्चन रहता है, बस आप थोड़ी सी दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन सारा का सारा सॉल्व हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। प्लीज बाबू रिक्वेस्ट है आपसे, देखिए आपके भविष्य के सवाल है, आप ऐसा कीजिए एकदम मतलब मजेदार तरीके से तैयारी कीजिए, एकदम धमाल मचा दीजिए। अब खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, एकदम लाजवाब धमाल मचा देना है। अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। चलिए आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आगे से वीडियो मिला करें, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, और हम आपको बताते हैं तो क्या आपको समझ में आता है नहीं आता है, आप हमें बताइए कि कैसा वीडियो आपको लगता है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण आपको बताना है। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण आपको क्या हो जाएगा, ये आपको फटाफट से यहाँ पे फाइंड कर देना है, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा जो यहाँ पे दिया गया है x + 2 इंटू का x + 2 का होल स्क्वायर बराबर 3 × x + 4, ठीक है। ये द्विघात समीकरण के रूप में आ जाएगा, लेकिन यहाँ ये जितने भी संख्या ये द्विघात समीकरण नहीं होता है। तो आप सभी ये बताइए हमें नीचे कमेंट करके कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल अगला देखिए, अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है, फटाफट से देखते हैं कौन बच्चे फटाफट से इसका जवाब दे पाते हैं। प्रश्न कह रहा है कि द्विघात समीकरण px² + qx + r बराबर 0 है, तो p बराबर नहीं है 0 के मूल क्या होंगे। अब कहने का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका फॉर्मूला पूछा है, लेकिन फॉर्मूला में क्या है कि इसका मान चेंज कर दिया है। हम लोग क्या पढ़े थे, ax² + bx + c पढ़े थे, लेकिन ax² की जगह px² दे दिया है और यहाँ पे qx दे दिया गया है और यहाँ पे अब c की जगह r दे दिया है। तो इस प्रकार से जब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ चेंजिंग की गई है, तो आपको भी थोड़ी सी चेंजिंग कर देना है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा -q + -q² - 4pr/2p, क्योंकि हम लोग जब ax² + bx + c बराबर 0 होता था तो उस समय हम लोग का फॉर्मूला क्या होता था, वो होता था -b ± √b² - 4ac/2a हुआ करता था। तो यहाँ पे जो है चेंज कर दिया गया है, तो चेंज किया गया तो हम भी चेंज कर देंगे, b के जगह यहाँ पे q किया गया तो b के जगह हमने भी यहाँ पे q रख दिया, और फिर b के जगह q तो b की जगह q रख दिया, यहाँ पे a के जगह p तो एक जगह p रख दिया, r के जगह c के जगह r तो r भी रख दिया, और नीचे 2 के जगह 2a होता था तो यहाँ पे 2p हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा -p
प्लस माइनस अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस 4pr बटे 2p, यानी थोड़ी सी बस यहाँ पे चेंजिंग की गई है, तो आपको भी फॉर्मूला में भी चेंजिंग कर देना, आपका आंसर निकल के चला आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे घुमाया गया है, जैसे कि आप गलती कर दे तो आप तो एकदम प्यारे स्टूडेंट हैं, आप लोग गलती कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल आपसे गलती नहीं होगा, सोच समझ के बनाइएगा, आपका लाजवाब रिजल्ट आएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि द्विघात समीकरण 6x² + 6x + 1 = 0 की मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो जब भी आपसे मूल की प्रकृति पूछेगा तब प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको क्या होता है, डी निकालना होता है, ठीक है। तो डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, तो b स्क्वायर, तो b का स्क्वायर करेंगे तो b क्या है आपका यहाँ पे 6 है, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे आप लोग, ठीक है, माइनस 4ac, 4 यहाँ पे 4 गुणे a का वैल्यू कितना है 6 है, इंटू c का वैल्यू कितना है तो 1 है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा आपका 36 माइनस 6 चौका 24 और फिर आपका 1 से गुणा करेंगे तो 24 का 24 से आएगा, ठीक है। अब चलिए, जब यहाँ पे 24 का 24 आ गया तो यहाँ पे जब हम लोग घटाएंगे 36 में से 24 घटाएंगे तो कितना होगा 12 होगा, ठीक है। अब 12 आ गया, इसका मतलब हो गया कि d का वैल्यू बड़ा हो गया किससे 0 से, तो जब d का वैल्यू बड़ा हो जाएगा जिससे क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाना चाहिए कि वास्तविक और असमान, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि समीकरण 3x² - 18x + 6 = 0 के मूलों का योग क्या होगा। मूलों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा इसका मूल होता है समीकरण का, द्विघात समीकरण का, और योग का मतलब होता है इसका जोड़, और इसका फॉर्मूला होता है -b/a, ठीक है। इसमें भी आपको थोड़ा सा नियम लगा देना है, इसमें फॉर्मूला पे नहीं जाना है, बिना फॉर्मूला पे निकाल सकते हैं आप। क्या कीजिएगा, बीच वाला मान लिख लीजिएगा, बीच वाला मान कितना है 18 है, और पहले वाला मान लिख लीजिएगा कितना है 3 है। अगर प्लस होगा तो माइनस कर दीजिएगा, माइनस होगा तो प्लस कर दीजिएगा, तो यहाँ पे माइनस है तो इसको प्लस कर दीजिए। अब इसको कटा दीजिए, कितना हो जाएगा 6 × 3 = 18, आपका आंसर क्या हो जाएगा 6 पर कहाँ पे दिएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिएगा, आपका आंसर निकल के चला है। बस इतना ही सिंपल होता है, बस आगे कुछ नहीं करना है। जब भी योग पूछेगा तो बीच वाला मान लिख लेना है, बटा में पहला वाला मान लिख लेना है, प्लस होगा तो माइनस कर देना, माइनस होगा तो प्लस कर देना है। आपका जो आंसर होगा वो आपका निकल के चला आएगा। तो इस प्रकार से इसका निकल के आंसर क्या आया था, 26 नंबर प्रश्न का आ गया था आपका आंसर डी नंबर, ठीक है। क्या निकल के आया डी नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, यदि व्युत्क्रम होंगे तो क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि अल्फा बराबर 1/बीटा है, यानी कि एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो इसको आप तिर्यक गुणा कीजिए, 1 में 1 से गुणा कीजिएगा 1 होगा, और अल्फा में बीटा से गुणा कीजिए क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 1, यानी कि अब हो गया अल्फा बीटा बराबर 1 हो गया, यानी कि c/a बराबर 1 दिया गया है। तो जब c/a बराबर 1 है तो इसको आप तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, c बराबर ये हो जाएगा, क्योंकि c में 1 से गुणेंगे हो जाएगा c, और 1 में ये से गुणेंगे हो जाएगा 1, यानी कि c/a कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर दिया गया है बी नंबर में। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर होगा, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 1/2, 1, 3/2, 2 डॉट 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 का 15वां पद क्या होगा। तो 15वां पद निकालने के लिए क्या करना होता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप जब भी ऐसा पद आपको पूछे 15वां, 16वां, 17वां या 20वां कोई भी पद पूछे, आपको क्या करना, पहला वाला यानी प्रथम पद लिख लेना है। प्रथम पद कितना है 1/2 लिख लीजिए, प्लस कर लीजिए, आज जितना भी पूछेगा उसमें से एक को घटा दीजिए, एक को घटाएगा कितना बचेगा, 15 में से घटाएगा कितना होगा 14, आपको ट्रिक बता रहा है, ये 14 लिख लीजिएगा, ठीक है। जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े उनके लिए 14 लिख लीजिएगा, और उसमें डी से गुणा कर दीजिएगा। डी का मतलब क्या, सारबंतर, तो सारबंतर कौन निकलता है, दूसरा पद में से पहला पद घटाइए, यानी 1 में से 1/2 घटाएंगे कितना होगा, 1/2 ही आएगा, यानी 1 पूरा 1 है। इसमें से 1/2 का मतलब 0.50, यानी कि आधा, आधा घटाएंगे क्या होगा, फिर आधा ही आएगा, यानी कि 1/2 ही आएगा। अब इसको आप जोड़ घटाओ गुणा कर दीजिए, 1/2 तो 1/2, यहाँ पे 1/2 तो 1/2, अब प्लस तो प्लस, 14 में से करेंगे हो जाएगा 14/2। अब चलिए इसको जोड़ दीजिए, 2 का एलसीएम 2 होगा, और 1 प्लस यहाँ पे 14 हो जाएगा, तो क्या होगा 1 + 14 कितना 15, 15/2, आपका आंसर आ गया। बस सिंपल क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं कर लीजिए, फटाफट से दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि देखिए, और बड़ी हमने आपको शुरू में बताया कि बड़ी खुशी होती है जब क्वेश्चन हम पढ़ा देते हैं, बता देते हैं, वही क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ जाता है, मॉडल सेट में आ जाता है, तो बड़ी अच्छा लगती है इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। और किताब आप मेरा ले लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा वेबसाइट का लिंक है, आप जाकर के दबा करके आप सारी चीजें वहां से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा समानांतर श्रेणी में नहीं है। समानांतर श्रेणी में नहीं है, कब नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा कि जब a1 बराबर a2 नहीं होगा, सॉरी माफ कीजिएगा, जब d1 बराबर d2 नहीं होगा, ठीक है, d1 बराबर d2 नहीं होगा तब, यानी कि सार बनता आपस में अगर बराबर नहीं होगा
तो आपका जो होगा एपी में नहीं होगा। तो आप यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, ये आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि देखिए 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, कहिएगा सर 6 बचेगा। अब 15 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा सर, कहिएगा सर 5 बचेगा। ठीक है, तो ये बराबर तो है नहीं, कहीं 6 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका बराबर नहीं है, यानी कि आपका यह समानांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है बाबू, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बिल्कुल, अगला नवा प्रश्न देखिए, बहुत ही धमाल मचाने वाला प्रश्न है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का पहला पद 9 है, सार्वंतर माइनस का 3 है, तो इसके प्रथम 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ए बराबर दिया गया बाबू 9 और डी बराबर दिया गया है माइनस का 3, और इसके प्रथम 12 पदों का याद करना है, यानी कि S12 का वैल्यू निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, काफी लाजवाब क्वेश्चन है, और देखिए हर एक चीज को आपको बता देते हैं, और थोड़ा सा लंबा यहाँ पे प्रोसेस दे देता है क्वेश्चन में, लेकिन लंबा प्रोसेस नहीं देना चाहिए, थोड़ी ऑब्जेक्टिव है। लेकिन अच्छा चीज है ये कि अगर ऑब्जेक्टिव में लंबा प्रोसेस देता है तो आप लोग अच्छा कीजिएगा आगे जाकर के, क्योंकि ज्यादा दिमाग लगेगा, ज्यादा अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए तो इसको ज्ञात करने के आपको एसन ज्ञात करना है। तो एसन का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि n/2 × 2a + n-1 × d हम लोग का एक फॉर्मूला होता है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो s यहाँ पे 12 दिया गया, तो n/2 का मतलब 12/2 हो जाएगा, इंटू 2a यानी कि 2 गुणे आपका हो जाएगा यहाँ पे 9, ठीक है, प्लस n-1 यानी कि 9 में से यहाँ पे n-1 यानी कि 12 में से हो जाएगा आपका कितना 1 × d का वैल्यू कितना माइनस का 3 है। अब चलिए यहाँ पे घटाएंगे, हो जाएगा 12/6 है तो 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए उसके बाद से 9 × 18 प्लस यहाँ पे ध्यान देंगे 12 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा 11 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना बचेगा 33 हो जाएगा, कितना माइनस का 33। ठीक है, माइनस का हो जाएगा 33। चलिए अब माइनस का 33 6 हो गया अभी। अब चलिए यहाँ पे 18 है और यहाँ पे माइनस का 33 है, तो जब 18 और 33 को जब आप लोग ये कीजिएगा, जब आप लोग हटाइएगा तो बचेगा कितना 15। ठीक है, बचेगा कितना 15, तो माइनस का 15 बचेगा। ठीक है, अब देखिए 6 में गुणा करेंगे जब आप माइनस का 15 से, तो कितना हो जाएगा 15 × 90 यानी कि माइनस का हो जाएगा 90। 90 कहाँ पे दिया गया बाबू, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। तो इस तरीके से आप लोग कमाल धमाल मचाइए परीक्षा में जाकर के, पूरे एक एक प्रश्न को समझिए। भले देखिए बाबू लंबा प्रोसेस हो रहा है, लेकिन हम अपने लिए नहीं ना कह रहे हैं, हम आपके लिए कह रहे हैं, ताकि आप जो परीक्षा में धमाल मचाएं, क्वेश्चन बदल के भी पूछा जाए, थोड़ा सा मेथड चेंज करके पूछा जाए, आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो पूरा पढ़ लीजिए, आप समझ लीजिए, ध्यान दीजिए। अब ऐसा मत कीजिए कि वीडियो अधूरा छोड़ करके चले जाइए, फिर ऐसे कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल, अगला प्रश्न कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 17, 34, 51, ... का पद, कौन सा पद 117वां है, यानी कि 117वां में है, यानी कि 117वां पद आपको बताना है। तो इसको याद करने के देखिए क्या करना होता है आपको। यहाँ पे आपको a बराबर दिया गया है कितना 17, आपको यहाँ पे देखिए उसके बाद से 34 आपको दिया गया, क्या दिया गया ये आपको 34 बोल रहे हैं। यहाँ पे आपको d का वैल्यू याद करना है, तो a2 में से a1 होता है, घटाइए आपको, तो यानी कि 34 में से 17 घटाइए, कितना बचेगा आप 17 बचेगा, यानी कि ये आपका a का वैल्यू भी 17 है और d का वैल्यू भी आपका क्या हो रहा है 17 ही हो रहा है। और 117वां पद आपको बताना है, यानी कि an 17 बताना है आपको, क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग का फॉर्मूला होता है a + n-1 × d से हम लोग निकलेगा। तो a का वैल्यू हम लोग का है 17, आप प्लस n हम लोग को तो निकालना ही निकालना है, तो यहाँ पे रख देंगे हम लोग n-1 × d का वैल्यू कितना है बाबू, d का वैल्यू हम लोग का दिया गया है कितना निकला था 17, और टोटल वैल्यू हमने कहा यानी कि an का वैल्यू कितना दिया गया है 170। ठीक है, क्या दिया गया है 170। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 17 आप प्लस हो जाएगा, आप 17 में n से गुणा कर हो जाएगा 17n, ठीक है, और माइनस हो जाएगा यहाँ पे 17। ठीक है, अब देखिए ये 17 से ये 17 कट जाएगा, बच जाएगा ये आपका 100 बराबर 170। अब देखिए 17n बराबर हो गया आपका 170, तो n बराबर क्या हो जाएगा 170/17। जब 170/17 कटाइएगा तो कितना होगा 10 10 में 170, आपका हो जाएगा कितना 10 हो जाएगा, यानी कि 10वां पद जो होगा आपका 170 पद होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका जो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। कुछ नहीं किया गया, देखिए यहाँ पे आपको a का वैल्यू दिया गया है, d का वैल्यू निकाल लीजिए, और an का वैल्यू आपको दिया गया है 170। ठीक है, तो यहाँ पे a का वैल्यू निकाल लेना से किससे निकालना था a + n-1 × d के फॉर्मूले से।
चलिए अगला प्रश्न देखिए बाबू, कितना अच्छा क्वेश्चन है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, काफी कमाल का प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 51,48,45 में 6 में पदों की जो संख्या होगी वो क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको ए का वैल्यू दिखेगा, तो ध्यान से 51 दिया गया है। आपका डी का वैल्यू जो दिया गया है वो आपको निकालना होगा। 48 में से अगर आप घटाते हैं यहाँ पे 51 तो माइनस का 3 हो जाता है। और आपको ए एन का जो वैल्यू है वे आपका कितना दिया है, 6 दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग को 6 पदों में आपकी संख्या बताना है, यानी कि ए एन बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी जानते हैं हम लोग। तो ए एन का वैल्यू बाबू हम लोग का कितना दिया गया है, ए एन का वैल्यू हम लोग का 6 दिया गया है, तो 6 बराबर हो जाएगा ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 51 दिया गया, तो 51 आप प्लस यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी, तो n माइनस 1 को ये n माइनस 1 यहाँ पे हम लोग रहने देंगे। उसके बाद से डी का वैल्यू कितना दिया गया बाबू, तो यहाँ पे आपको माइनस का 3 हमने निकाला है, तो इसे हम लोग लिख देंगे। उसके बाद से ध्यान से देखेंगे तो 6 को 6 हो जाएगा, और 51 को 51, और यहाँ पे देखेंगे n में माइनस 3 से गुणा करेंगे हो जाएगा -3, और n1 माइनस 1 में माइनस 3 से गुणा करेंगे हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है, अब देखिए आगे प्रोसेस हम लोग करते हैं। तो 6, अब देखिए यहाँ पे 6 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 51 और 3 कितना होता है 54, यानी कि 54 अब माइनस 3n। ठीक है, अब इसे हम लोग पक्षांतरित करते हैं, तो जब हम लोग पक्षांतरित इसे करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग हो जाएगा 3n बराबर हो जाएगा 54 माइनस का 6, तो 3n बराबर हो जाएगा कितना 48 हो जाएगा, और n बराबर कितना हो जाएगा 48/3 यानी कि 16। तो 16 आपका आंसर जो है n का वैल्यू निकल के चला आएगा। कितना कमाल किया ना, बिल्कुल बाबू। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो नहीं किए हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं अगला प्रश्न की। बाबू अगला प्रश्न क्या है, और देखिए ये तो क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में बताया था यार, सबको पता होगा कि 0 और 50 के बीच कितने विषम संख्या होगी। तो हमने आपको बताया था आधा ही होती है सब में, तो ये हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा सोचने समझने की इसमें जरूरत नहीं है, इसे सॉल्व करने की भी उतना जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और 1 नंबर है तो हम तो आपको बता देते हैं इतने ज्यादा, लेकिन बहुत अच्छी बात है 1 नंबर है तो आपको समझना है, क्योंकि यही सभी क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछा जाता है। और मिस्टेक नहीं करना है और ध्यान से बाबू देखना है, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे यार, आपकी भविष्य की सवाल है, अनदेखा ना करेंगे किसी भी चीज को। अगला देखिए बाबू, प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में अगर कोण बी समकोण है और ए बी बराबर आपको 15 है और बीसी बराबर 1 है, तो एसी बराबर 4 है, तो 10a का वैल्यू ज्ञात कीजिए। और यार कितनी आसान क्वेश्चन है, देखिए ये आपका हो गया एबीसी एक त्रिभुज हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका B जो है वह 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री है, सबकोण है। AB का वैल्यू आपका रूट का 15 है और BC का वैल्यू 1 है, तो AC बराबर अगर 4 दिया गया है तो 10A बराबर बताना है। तो 10A बराबर होता है क्या चीज, लंब बट्टे आधार होता है, ये होता है ना, लंब बट्टे कितना होता है, आधार होता है। तो लंब बट्टे आधार, लंब यहाँ पे क्या है 15/1 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, यह देखिए 10A पूछा है बाबू, 15/1 नहीं होगा 10A। जब यहां से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, जब 10A पूछा है तो यहां से देखेंगे तो अब ये वाला लंब होगा, ध्यान देंगे, जो अगर मान दे दिया गया होगा वहां से हम लोग नीचे देखेंगे। अगर C दिया होता तो यहां से यहां देखते, लेकिन अगर यहाँ पे A दिया है तो नीचे देखेंगे। तो अब ये नीचे वाला लंब होगा और ये वाला आपका आधार होगा। तो लंब आपका अब हो जाएगा 1 और 1 बट्टे हो जाएगा 15 रूट 15, तो हो जाएगा 1 बट्टे रूट 15, यानी कि 1 बट्टे रूट 15 कहाँ पे दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है यदि कोसेक थीटा बराबर के हो तो कोसेक फाई है, कोसेक फाई बराबर के हो तो कोसेक फाई का कॉस फाई का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, काफी लाजवाब क्वेश्चन है। इसका आंसर ऐसा ही आप याद कर लीजिए कि इसका जो राइट जवाब हो जाएगा अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 1 बट्टे के, क्योंकि इसे थोड़े से के मान करके और इसे सॉल्व करेंगे, मतलब के तो दिया ही है और तो इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका इस प्रकार से रूप में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहिएगा तो इसे आगे हम सब्जेक्टिव में बताएंगे तो अच्छा रहेगा। अगले देखिए प्रश्न, ये तो आपका फॉर्मूला ही हो गया बाबू। ये प्रश्न देखिए 1/sec फाई बराबर जो होगा वह क्या होता है, तो 1/sec फाई बराबर आप सभी को पता होनी चाहिए कि होता है कॉस फाई, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगला प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए अगला प्रश्न ये भी देखिए, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि 10x इंटू 10 cot x इंटू 10x बराबर क्या होता है, तो cot x इंटू 10x बराबर हो जाएगा आपका 1, यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। देखिए काफी आसान क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे आपने cot थीटा इंटू 10 थीटा पढ़ा होगा,
ठीक है, या tan थीटा इंटू cot थीटा पड़ा, लेकिन थीटा का जगह जो है देखिए थोड़ी थोड़ी सी चेंजिंग किया गया है। यहाँ पे अब थीटा की जगह x रख दिया गया है, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अब देखिए अब आसान क्वेश्चन आ रहा है, फटाफट से बना देते हैं हम। देखिए और त्रिकोणमिति देखिए कितनी आसान है यार, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना आप सॉल्व हो जाएगा प्लीज बाबू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि cos फाई बराबर 1/2। देखिए थीटा की जगह समय फाई दिया है, cos फाई बराबर दिया है 1/2, तो कोसेक फाई का वैल्यू ज्ञात कर देना है। तो cos फाई बराबर आप सभी क्या पता है क्या चीज होता है, आधार बटे की कर्ण होता है। ठीक है, आधार बटे की कर्ण होता है, और कोसेक फाई आपको यहाँ पे निकाल देनी है। तो कोसेक फाई आपको निकालिए, पहले आप लंब निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए आप, लंब निकाल लीजिए। तो यही होता है आपका कर्ण बटा लंब होता है। क्या होता है, कर्ण बटा लंब। तो यहाँ पे 1/2 दिया गया है, तो यहाँ पे जब आप लोग आधार दे दिया गया है, और देखिए ध्यान से पहले इसको समझा देते हैं, ठीक है, दिक्कत नहीं होगा इसे। देखिए cos फाई दिया गया है, cos फाई बराबर यहाँ पे दिया गया है 1/2, यानी कि आधार बट्टी की क्या दिया गया है, कर्ण दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग को लंब निकालना, लंब निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर में आधार स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, यानी कि रूट हो जाएगा 3। ये आपका निकल गया, क्या चीज निकलेगा बाबू, लंब निकल गया। ठीक है, और कोसेक फाई, कोसेक का मान क्या होता है, तो कहिएगा कि सर कर्ण बटा होता है लंब। तो कर्ण बटा जब लंब होगा तो कर्ण का वैल्यू कितना निकला है, तो कहिएगा कि सर कर्ण का वैल्यू दिया था पहले से ही, तो 2 है, और आपका लंब कितना है, √3 है। तो 2/√3 कहां पे दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है, अगला नंबर प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि यदि फाई बराबर 45 डिग्री दिया गया है, तो सेक फाई प्लस कोसेक फाई का वैल्यू बता दे। यानी कि देखिए अब कुछ नहीं करना है, फाई के बदले आपको बस यहाँ पे वैल्यू रख देना है, यानी कि सेक फाई दिया गया तो फाई के बदले 45 और प्लस कोसेक फाई, यानी कोसेक के फाई, इसको यहाँ पे वैल्यू बता देना था। बस आप सेक 45 डिग्री और कोसेक 45 डिग्री का मान रख के आप केवल जोड़ दीजिएगा। तो जोड़िएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो आंसर है वो आंसर फटाक से निकल के चला आएगा। क्या निकल के आएगा, 2√2 निकल के चला आएगा। आप जोड़ लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की बात करते हैं बाबू, काफी कमाल का क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है कि यदि √3 tan a बराबर -3 है तो a का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, √3 tan a, ठीक है, -3 बराबर दिया गया है 0, तो √3 tan a बराबर हो जाएगा 3। अब देखिए tan a बराबर हो जाएगा कितना, 3/√3। अब जब √3 हो गया तो इसका परमीकरण कर देंगे, या फिर इसको जब कटाएंगे तो ये ऊपर हो जाएगा √3, यानी कि tan a बराबर हो गया √3। अब देखिए अब ज्ञात कीजिए ये, यानी कि याद कीजिए ये कि tan में किसका वैल्यू √3 होता था, कहिए सर tan 60 डिग्री का होता है, यानी कि tan 60 बराबर हो जाएगा √3। यहाँ पे हो जाएगा tan √ ये 10 का, तो 10 से 10 आपका कट गया, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री जो है आपका आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री, तो 60 डिग्री कहां पे दिएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। देखिए अक्सर जो है ऑप्शन आपका बी नंबर जो है वह बिल्कुल ही राइट जवाब आ रहा है। ठीक है, अब देखिए अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज्यादा यहाँ पे माथा पीछी भी नहीं करना है। प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि सेक यहाँ पे दिया गया है 35 डिग्री बटे कोसेक दिया गया है 55 डिग्री। ठीक है, और इसका कह रहा है स्क्वायर, आपको बता देना है कि इसका स्क्वायर जो होगा वह स्क्वायर इसका क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको एक को मान को चेंज कर लेना है और आपका दूसरा मान आ जाएगा। ठीक है, आपको तो पता ही है। तो इसका आप जब चेंज करते थे तो 1 आता था, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी आपका 1 आएगा, यानी कि ऑप्शन आपका क्या होगा, 41 नंबर का आंसर जो हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर बाबू बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए बाबू, काफी कमाल का क्वेश्चन है ये रहा आपका प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक होता है, यानी कि इनमें से सबसे अधिक मान जो होता है वह किसका होता है। तो याद करके रखिएगा, इसमें जो है सबसे ज्यादा मान हो जाएगा यहाँ पे cot 45 का। क्या हो जाएगा, cot 45 का, क्योंकि cot 45 का मान कितना होता है, शायद 1 होता है। ठीक है, तो ये आपका ये ज्यादा हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि sin 30 का मान कितना होता है। तो sin 30 का मान तो सबको पता है यार, हर एक बच्चे को पता होनी चाहिए कि 1/2 होता है, कितना होता है 1/2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगला प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, लेकिन अभी तक जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज बाबू जल्दी से वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि दिक्कत ना हो। कह रहा है क्वेश्चन देखिए फॉर्मूला ही है, और देखिए आपको हमने पहले बताया था कि गणित का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा पहले जरूरी है कि आप फॉर्मूला याद कीजिए, क्योंकि देख रहे हैं कि फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन सबसे ज्यादा है। प्लीज बाबू फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। यहाँ पे भी फॉर्मूला ही है कि cos स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है, तो याद करके रखिएगा, आपका होता है माइनस का सेक स्क्वायर ए। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका -a कह रहे हैं, साइन होगा। ठीक है, साइन स्क्वायर, ऑप्शन क्या हो जाएगा
ए नंबर हो जाएगा। चलिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप सभी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर यहाँ से हम लोग साइन का वैल्यू निकालते साइन स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस ना करके कॉस स्क्वायर पहले दिया है, यानी कि कॉस स्क्वायर पहले दिया है, तो जो साइन स्क्वायर होता था वह माइनस में चला जाएगा, ये है ना। तो इस तरीके से हो रहा है। देखिए एक एक क्वेश्चन आपको पूरा राइट जवाब दिया बताया जा रहा है, एक भी क्वेश्चन यहाँ पे गलती नहीं मिलेगा आपको। अगला प्रश्न कह रहा है कि माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है यहाँ पे आपको भी क्या होता है, तो बस यहाँ पे भी आपको फॉर्मूला का थोड़ा सा यूज कर देना है कि 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, उसको आपको कॉट स्क्वायर से आपको गुणा कर देना है, तो आपको पता हो जाएगा कि इसका राइट जवाब जो ये होगा तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा कि यहाँ पे भी माइनस का 1 ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी आपको पता है कि यहाँ पे माइनस का 1 होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए अब यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज कर दिया है। देखिए साइन अल्फा इंटू कॉट अल्फा का वैल्यू क्या कह रहा है। ठीक है, साइन अल्फा इंटू कॉट अल्फा का वैल्यू आपको याद करना है कि यहाँ पे साइन अल्फा इंटू कॉट अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं साइन अल्फा कर देंगे इंटू कॉट अल्फा का, कॉट का वैल्यू क्या होता है आपका कॉस अल्फा बट्टे क्या होता है साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, बच गया क्या चीज कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। तो बाबू आपको एकदम परीक्षा में धमाल मचाना है, आपको एकदम डरना नहीं बाबू, लड़ना है एकदम आपको। चलिए अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आप ही का होगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि थीटा बट्टे 5 बराबर 12 डिग्री दिया गया हो तो 3 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा का जो वैल्यूज होगा वह क्या होगा, आपको याद करके रखा। ये मतलब आंसर क्या होगा, तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर बिल्कुल हो जाएगा। और इसको क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे कि सब्जेक्टिव में इसको हम बताएं। ठीक है, ये हम सब्जेक्टिव में बताएंगे तो बहुत ज्यादा बेहतरीन होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। और वैसे भी ऐसे आप बनाते हैं तो बन जाएगा थीटा बट्टे 5 बराबर 12 दिया गया है, तो 12 × 60 थीटा बराबर क्या होगा 60 डिग्री हो गया। ठीक है, थीटा बराबर कितना हो गया, ठीक है बता देते हैं यार। ठीक है, देखो थीटा बट्टे 5 दिया गया है बराबर 12 दिया गया है, तो 12 यहाँ पे दिया गया तो 3 गुणा कर लेंगे, यानी कि थीटा बराबर हो जाएगा कितना 12 × 60 डिग्री हो जाएगा। यानी कि अब 3 गुणे कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू अब बस आप यहाँ पे रखे गुणा कर दीजिए तो 4 निकल के चला आएगा यार। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए काफी लाजवाब क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4 स्क्वायर एक्स का जो वैल्यूज होगा वह क्या होगा। ये काफी आसान क्वेश्चन है, काफी लाजवाब क्वेश्चन है। इसका राइट जवाब जो होगा वो इसका भी 1 ही होगा। क्या होगा, इसका भी 1 होगा। अगर साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 दिया गया तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस के पावर 4 जो होगा वो भी 1 होगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए जो भी छोटा छोटा क्वेश्चन आपको आंसर ही केवल बता देते हैं। ठीक है, और जितना भी क्वेश्चन इसमें छूट रहा होगा हम सारा का सारा क्वेश्चन जो होगा आपको, ये तो सभी फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है यार, इसमें बताने की क्या जरूरत है। समय भी आपको ज्यादा लग रहा है लेकिन अच्छा तरीके से आप समझ भी रहे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ दिया आपका फॉर्मूला से कि कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो सेक 30 डिग्री के बराबर होता है। क्या होता है, सेक 30 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए नंबर दिया गया आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अभी तक जो भी बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जल्दी से कर लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा सॉल्व किया लेकिन हमें थोड़ा सा इस क्वेश्चन में डाउट लगा हुआ है। हमारा जो आंसर है ये सी नंबर आ रहा था लेकिन हमारा x प्लस 1/2x आ रहा था हम सॉल्व करने पे, हम सॉल्व कर रहे थे तो, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया गया है तो थोड़ा सा हमें डाउट लगा हुआ। अगर आपको पता होगा तो आप बना लीजिएगा, लेकिन नहीं पता हम बता देते हैं हम कैसे बनाए हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। लेकिन हमारा आंसर सही है, यहाँ पे शायद जो गलती दे दिया है ऑप्शन। ठीक है, देखिए कैसे हम बनाए थे इसको, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा बाबू, ध्यान से समझिएगा। देखिए कह रहा है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर एक्स दिया गया, तो कोसेक थीटा का वैल्यू बताना है आपको। तो देखिए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर एक्स दिया है तो इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। और यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का, चूंकि हम लोग जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और हम सभी ये भी जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू हो जाएगा ए माइनस का बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये होता है, तो इस वाले फॉर्मूले पर हम इसे बैठा देंगे, यानी हो जाएगा क्या चीज कोसेक थीटा प्लस अब हो जाएगा कॉट, यहाँ पे कॉट थीटा। ठीक है, ठीक से थोड़ा सा लिखा नहीं जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कॉट थीटा इंटू अब हो जाएगा ए माइनस बी, यानी कि कोसेक थीटा
माइनस हो जाएगा कॉट थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1। ओके, अब देखिए यहाँ जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे पहले मान क्या दिया गया है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या दिया गया, x। तो इसे हम लोग x लिख लेंगे, यानी कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू में इसके बदले हम लोग देंगे x बराबर हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पे x का अगर ये यहाँ पे अगर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर अगर निकालते हैं, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अगर हम लोग निकालते हैं तो ये अब ये बट्टा में चला जाएगा नीचे, यानी कि 1/x हो जाएगा। अब चलिए जब 1/x यहाँ पे आ चुका है, यानी कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1/x आ चुका है, अब हम इसे हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोग जोड़ेंगे समीकरण 1 और 2 को। ये समीकरण 2 था, समीकरण 1 क्या कह रहा था, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर x, और इसको जोड़ते हैं किससे, कोसेक थीटा प्लस कॉट। थोड़ा सा बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, कुछ बच्चे होंगे तो बने रहिए हमारे साथ, और जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उन लोगों के लिए बता रहे हैं, और आप नोट कीजिएगा ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको 1/x आया था। ठीक है, अब इसे जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो कॉट थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या चीज, 2 कोसेक थीटा बचेगा, यहाँ पे बराबर हो जाएगा क्या चीज, यहाँ पे देखिए x/1। देखिए अब इसको जोड़ना है, x प्लस x/1, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x और x हो जाएगा कितना हो जाएगा 2x प्लस 1/x, 2x प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे x, यही बचेगा ना, यहाँ पे x नहीं 2x थोड़े ना होगा जी, यहाँ पे केवल x ही होगा। ठीक है, यानी कि x प्लस 1/x हो जाएगा। अब कोसेक थीटा का वैल्यू पूछ ही रहा था, कोसेक थीटा तो निकल ही गया, x प्लस 1/x में अब 2 ये नीचे चला जाएगा, यानी कि x प्लस 1/x और बटे 1 ये बटे 2, तो ये आपका हो गया आंसर। अब ये भाग में तो गुणा में बदल दीजिए इसको, तो x प्लस 1/x इंटू ये आपका चला जाएगा, ये कुछ नहीं है नीचे है तो 1 चला जाएगा ऊपर, नीचे चलेगा 2, यानी कि अब बच गया कितना, x प्लस 1/2। अब यहाँ पे इसको गुणा करिए, x प्लस 1 में 1 से गुणा कीजिए तो x प्लस 1 हो जाएगा, x में 2 से गुणा कीजिए कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, यानी कि x प्लस 1/2x आपका आंसर आना चाहिए, न कि x² प्लस 1/2x आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे आपको बता दिया कि हमने किस तरीके से बनाया था, और इसी तरीके से बनेगा, आंसर मेरा सही है। यहाँ पे आपको x² नहीं देना चाहिए, शायद हो सकता है कि गलती हो गया होगा बिहार बोर्ड से, यहाँ पे जो भी टीचर होंगे टाइपिंग करने में या फिर भी कैसे, लेकिन अगर आपको पता है कहीं हम गलती होंगे तो आप हमें बता दीजिएगा। ठीक है, लेकिन इस चीज को हम कहते हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हमें जो होता है हम आप बताते हैं समझाते हैं, लेकिन एक भी क्वेश्चन आपको डाउट वाले नहीं रखते हैं हम। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। अगला नंबर प्रश्न बाबू काफी कमाल का क्वेश्चन है और लाजवाब क्वेश्चन है, तो जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए प्लीज बाबू, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि sec² 60 डिग्री माइनस tan² 60 डिग्री प्लस 1 को आपको बताना है। तो आपको क्या करना है कि sec 60 डिग्री का वैल्यू लिख लेना है, tan 60 डिग्री का वैल्यू लिख लेना है, दोनों को घटा देना है और एक को जोड़ देना है। जब आप जोड़िएगा तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, आपको जोड़ घटाव कर लेना है, बस आपको मान रख के चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बड़े, और ये देखिए ये क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन है बाबू। cot 90 डिग्री माइनस a बराबर क्या होता है, ये सबको पता है यार, तो क्या होता है tan a के बराबर होता है। कितना होता है, तो tan a के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी नंबर दिया गया है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी का बहुत शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का जो वैल्यूज होगा ये क्या होगा, ये बस आपको कटा के बता देने हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 2 गुणे tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 और 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1/3 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, √3 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे √3 का स्क्वायर कर देंगे, हो गया। चलिए इसे सॉल्व करेंगे तो 2/√3 ये हो गया, ये देखिए, तो 2/√3 ये हो गया। उसके बाद से नीचे यहाँ पे 1 प्लस अब 1/3 को स्क्वायर करेंगे तो 1/केवल 3 बचेगा। ठीक है, अब चलिए इसे सॉल्व कीजिए, इसे जोड़ गुणा भाग कीजिए, तो 2/√3 तो 2/√3 यहाँ पे रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 3 और 1 का इसे जोड़ कर दीजिए, 3 और 1 का ये एलसीएम कीजिएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, 3 मार्क में जाएगा 3 से गुणा कर देंगे हो जाएगा 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी कि हो जाएगा 2/√3 गुने, अब ये नीचे वाला ऊपर भेज दीजिए, तो यानी कि हो जाएगा 3 नीचे 4, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और यहाँ पे 4√3, क्या हो जाएगा 4√3, कटा दीजिए तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, कितना हो गया 3 बट्टा, देखिए यहाँ पे 3/2√3 आपका आ गया। ठीक है, 3/2√3 आ गया। अब इसे आप कटाएंगे तो रूट का 3 हो जाएगा, यानी कि √3/2 आ गया।
तो √3/2 आपको बताना है कि √3/2 जो होगा। देखिए थोड़ा सा लंबा प्रोसेस पूछा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो बताएंगे ही। चलिए बाबू प्लीज तो आप ध्यान समझिएगा, वीडियो छोड़ के न जाइएगा ना तो दिक्कत होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा किसके बराबर होता है, √3/2 किसके बराबर होता है, तो 60 डिग्री के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बाबू डी नंबर। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बड़ी खुशी होती है कि जितना भी क्वेश्चन बताते हैं पढ़ाते हैं सारा का सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ जाता है, आ जाता है। तो अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि एक के 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2 बोल रहा है 2√3 है लंबी है, तो सूर्य का जो उन्नयन कोण होगा आपको ये बताना है क्या होगा। तो देखिए काफी आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे आप त्रिभुज के तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। जैसे मान लीजिए ये 6 मीटर आपकी ये, इसको पहले दर्शा देते हैं एबीसी से। आपका 6 मीटर ऊंची खंबी है और पृथ्वी पर छाया कितना है 2√3 है। तो कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण यानी कि आपको कोण बता देना है। तो आपको देखिए यहाँ पे लंब बटे आधार से बनेगा, यानी कि 10 के फॉर्मूला में लोग जाएंगे, 10 हो जाएगा, ठीक है 10 से। तो यानी कि 6/2/3, ठीक है, ये 2√3, ठीक है, लंब बटे आधार। तो ध्यान दीजिए 3 दूनी 6 यानी कि 3/√3 और √3 को 3 से कटेगा तो बचेगा √3 यानी कि हो जाएगा √3। तो √3 बताइए 10 में किसका मान √3 होता है, तो कहेंगे सर 10 60 डिग्री का मान होता है, 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। तो √3 कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। समझ में आ रहा है ना। चलिए बाबू अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला नंबर प्रश्न देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है कि किसी मीनार की ऊंचाई अगर 15 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई जो होगी वह जमीन पर क्या होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही सभी क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है, आपको डरना नहीं बाबू, लड़ना है। आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए। ये आपका 15 मीटर आपको दिया गया है, उसके बाद से नीचे छाया की लंबाई कितनी दी गई है बाबू, तो ये आपको ज्ञात ही करना है। और इसका उन्नयन कोण दिया गया 60 डिग्री, यानी कि 10 से मनाएंगे, 10 60 डिग्री से, तो हम लोग का बन जाएगा 10 60 बराबर हो जाएगा AB/BC। तो AB का मान कितना दिया गया 15, 15/BC, BC तो निकालना ही है क्योंकि इसकी छाया की लंबाई निकालना है। तो यहाँ 10 60 का वैल्यू होता है √3, तो √3 बराबर हो जाएगा 15/BC। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तिर्यक, क्या हो जाएगा √3BC बराबर हो जाएगा 15। तो BC बराबर हो जाएगा हम सभी क्या चीज 15/√3। अब √3 नीचे नहीं रहता, इसे हम लोग क्या करेंगे परिमीकरण कर देंगे, तो ऊपर से √3 से गुणा कर देंगे, नीचे √3 से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 15√3 हो जाएगा। नीचे हो जाएगा √3, 2 को रूट हो गया तो एक रूट मतलब कि बाहर हो जाएगा 3, तो 3 हो गया नीचे और 3 पचे हो जाएगा 15 यानी कि 5√3। तो 5√3 बाबू देखिए कहाँ पे दिया गया बाबू, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दीजिए। ये देखिए क्वेश्चन आपको अभी बताया था, मतलब पीछे वाले वीडियो में हमने बताया था आपको, और ये देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन लड़ गया। बड़ा खुशी होती है जब आपको सभी बताया हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ जाता है, मॉडल पेपर में लड़ जाता है, बिहार बोर्ड जारी करता है। तो ऐसा ही मिलेगा आपको आगे सारी क्वेश्चन और आपको लड़ता जाएगा क्वेश्चन, आपके एग्जाम एकदम धमाल मचाना है आपको। तो जल्दी से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं। निर्देशांक अक्ष के प्रतिच्छेदन जो बिंदु होती है उसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। काफी दिनों से बता रहे हैं आपको, कार्तीय और ऊर्ध्वाधर आपको तल को जब ये प्रतिच्छेद करते हैं क्या कहते हैं, और इसका मूल बिंदु होता है मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। अगला देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न कह रहा है कि बिंदु -6, -8 किस पाद में स्थित है, आपको ये बताना है। तो हमने आपको बताया था, बार बार आपको हम बता रहे हैं, कई बार बताए हैं, देख सकते हैं। देखिए जो क्वेश्चन हमने आपको बार बार बताते हैं और वही क्वेश्चन आता है, बड़ा दिल से अंदर से खुशी होती है कि हमारे बच्चे तो सभी बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका तल होता है, ये प्रथम होता है, ये द्वितीय होता है, ये आपका तृतीय होता है, ये आपका चतुर्थ होता है। लेकिन बार बार बताते हैं जिससे कि दिक्कत ना हो। इसमें होता है आपका टोटल प्लस यानी कि दोनों प्लस, यहाँ पे होता है माइनस, उसके बाद से ये होता है दोनों माइनस, ये होता है आपको प्लस और माइनस होता है। तो कह रहा है दोनों माइनस में है, दोनों माइनस मतलब क्या हो जाएगा तृतीय पाद में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए अगला प्रश्न बाबू हम सभी क्या कह रहा है, जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों में तो शेयर करना ना भूलेंगे आप लोग, सभी बच्चों को शेयर कीजिए, बताइए कि बहुत ही धमाल क्वेश्चन चला रहे हैं मंटू सर। तो जल्दी से वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग भी और देखना शुरू कर दीजिए। कह रहे हैं कि मूल बिंदु से बिंदु P साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की दूरी जो होगी वो क्या होगी। तो मूल बिंदु से आपको दूरी बताना है, तो मूल बिंदु से इसकी दूरी जो होगी क्या हो जाएगी, आपका 1 इकाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी 1 इकाई हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी का बहुत ही शानदार प्रश्न कह रहा है कि बिंदु R दिया गया है 1,1 और -1,5 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए आपको सिंपल क्या करना है, आपको एक रूट लगा देना है और इस दोनों में से जो दूसरा वाला मान दिया उसमें का पहला और पहले वाले में का पहला के मान को घटा के स्क्वायर करना है, यानी कि -1 को घटाना है -1 को,
ठीक है, इसका करेंगे स्क्वायर, और इसी तरीके से 5 में से घटाएंगे 1 का, तो 5 में से हो जाएगा 1, इसको कर देंगे वो स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए -1 कितना होगा, -2 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 4, आप प्लस यहाँ पे 4, 5 में से एक जाएगा, कितना बचेगा आपको, यहाँ पे बच जाएगा आपका 4 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 16 और 4 कितना होता है, 20 होता है, ठीक है। अब देखिए जब 20 होता है तो 20 को आप लोग रूट से बाहर कीजिए, रूट से बाहर करेंगे कितना, 2√5 हो जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 5 20, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, सी नंबर दिया गया। देखिए बिल्कुल आपका राइट जवाब हो गया ना, बिल्कुल एकदम आपको एकदम लाजवाब तरीके से आपको बता रहा है और काफी जबरदस्त तरीके से। अगला देखिए क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, और सभी सब्जेक्ट का आप लोग आंसर की देख लीजिएगा, इस चैनल पे उपस्थित है तो इसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको वो सारा का सारा आपको एक एक करके मिल जाए। डिस्क्रिप्शन में भी हम आपको लिंक दे देंगे, आप सबका ढूंढ करके देख लीजिएगा। कह रहे कि रेखा y बराबर 8 का लेख निम्न में से किस बिंदु से होकर के नहीं गुजरेगी, ठीक है, आपको ये बताना है। y बराबर 8 का लेख निम्न में से जो होगी वह किससे जो है होकर के नहीं गुजरेगी, तो याद करके रखिएगा कि वो 8,1 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट जवाब, कि इससे होकर के नहीं गुजरेगी। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपके 61 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में होंगे, यानी प्रथम चतुर्थांश का मतलब हो गया कि दोनों पद आपका प्लस में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से दोनों पद कौन प्लस में है, तो कहेगा सर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि चतुर्थांश में पहला जो पद होता है वो दोनों ही प्लस में होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिंदु ए बराबर दिया गया है 5,6 की y अक्ष से लंबवत दूरी आपको बताना है। देखिए y अक्ष से लंबवत दूरी ज्ञात करना है आपको, तो y अक्ष से लंबवत दूरी जो होगी वही यहाँ पे आपकी राइट जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 होगी। क्या है, y अक्ष से लंबवत दूरी यहाँ पे आपको हो जाएगा 5, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप नोट करते जाइए, जितना भी क्वेश्चन का आपको आंसर बता रहे हैं फटाफट तरीके से, जो भी मेथड आपको बता रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिंदु m दिया गया है -2,10 और n बराबर दिया गया -8,14 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। तो मध्य बिंदु का नियामक जब भी ज्ञात करना होता है तो देखिए आप इसमें का पहला और इसमें का पहला है, यानी कि पहले बिंदु में के पहला और दूसरा बिंदु में के पहला जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए। फिर उसी प्रकार से दूसरे बिंदु में के दूसरा और दूसरे बिंदु में के पहला बिंदु में के दूसरा और दूसरा बिंदु में के दूसरा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, यानी कि -2 प्लस -8/2 कर दीजिए। तो -2 और -8 कितना हो जाएगा, -10 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, -5, यानी कि एक बिंदु आ गया माइनस का आपका 5। चलिए उसी प्रकार से 14 में 10 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 में 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 12, यानी कि -5 कमा हो जाएगा 12, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो जब भी अगर आपसे एग्जाम में ये पूछता है कि मध्य बिंदु का आपको नियामक बता दीजिए, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है और फिर इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है, आपका आंसर निकल के ऑटोमेटिक चला आएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी वृत्त के व्यास के छोरों की निर्देशांक जो है 6,8 और -6,8 है, तो वृत्त की केंद्रक का निर्देशांक आपको बताना है, यानी कि जी का आपको वैल्यू ज्ञात कर देना है, जो कि काफी आसान होता है। जी का वैल्यू आप मतलब कि जी का फॉर्मूला लगा करके बस अब इसे आप सॉल्व कर देते हैं, तो आपका फटाक देना इसका आंसर निकल के चलाएगा। क्या निकल के चलाएगा, 0, यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि 6,8 है और यहाँ पे -6,8 है, क्या हो जाएगा, ये 0,0 इसका निकल करके चलाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि बिंदु ए दिया गया है 3,4 और बी दिया गया है P,1 मूल बिंदु से समदूरस्थ है, तो P का वैल्यू ज्ञात करना है। समदूरस्थ का मतलब होता है कि दोनों वह समान दूरी पे है। ये थोड़ा सा लंबी प्रोसेस है, यानी कि लंबा प्रोसेस है, हमने आपको पीछे वीडियो भी बताया था। देखिए इस प्रकार से ये होगा, ये आपका हो गया ए और ये आपका हो गया बी, ठीक है। यहाँ पे आपको कर लीजिए P बराबर दिया गया है आपका यह हो गया आपका P और P बराबर दिया नहीं गया है। यहाँ पे A बराबर दिया गया है आपको कितना 3,4 और यहाँ पे B बराबर दिया गया है P,1 दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बोल रहा है P का मान आपको ज्ञात करना, यानी कि X,0 का आपको मान यहाँ पे जो है आपको वैल्यू जो है आपको दे करके मतलब इसका P का वैल्यू आपको ज्ञात कर देना है। तो आपको फटाफट तरीके से आपको बता देना है, तो इसका बिल्कुल राइट आपको यहाँ पे जब आप बता देते हैं कि ऑप्शन नंबर डी नंबर होगा और +-2√6 होगा, ठीक है। थोड़ा सा समय भी ज्यादा लग गया बाबू, और इसमें थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, तो हम आपको इसको सब्जेक्टिव में लेके आएंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन को सब्जेक्टिव में लाना होता है उसे हम थोड़ी सी मतलब कि ऐसे आपको आंसर बता देते हैं। वैसे सारा टॉपिक तो बता ही दिए हैं यार, बस आपको क्या कर देना है, दोनों बीच के बिंदुओं को मतलब दूरी निकाल लेना है, ठीक है। और दूरी निकाल के आप निकाल सकते हैं, इसके पीछे वाले वीडियो में हमने आपको बताया था। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगर कमेंट करते हैं तो हम आपको बता देंगे, ठीक है, इसी क्वेश्चन को फिर से बता देंगे। तो नीचे कमेंट भी करते रहिए, बताते रहिए वीडियो कैसा लगता है मेरा, आप हमें जरूर बताइएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार बहु प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि A बराबर दिया गया 0,8, B बराबर दिया गया 6,12, C बराबर दिया गया 16,4,
-4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बाबू याद करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का आपका एक फॉर्मूला होता है कि 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस का y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 होता है ना। यहाँ होता है 23, 31, 12। याद करने का फॉर्मूला का देखिए, याद करने का टेक्निक आपको बता देते हैं, ध्यान से समझ लीजिए इस फॉर्मूले को याद कैसे करेंगे। इसको याद करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे 1/2 लिख लेना है और आपको एक ब्रैकेट लगा लेना है। यहाँ पे x1 लिख लेना है और ब्रैकेट में y, y लिख लेना है, ठीक है। प्लस x2 लिख लेना है, y, y लिख लेना है। फिर यहाँ पे x3 लिख लेना है, y माइनस y लिख लेना है, ठीक है। याद करने का प्रोसेस क्योंकि थोड़ा सा लंबा ये फॉर्मूला है। अब क्या करना, 23, 31, 12 बैठा देना। यहाँ पे 23 के लिए 2, 3, 23 हो गया। यहाँ पे 31 बैठाइए, 3 और 1, 31 और 12। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। देखिए 23, 31, 12 यानी कि 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपका फॉर्मूला निकल करके चला आया। यही आपका फॉर्मूला होता है, इसमें आपको ये रख करके बैठा देना है। ये भी आपको हिंट्स कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका A, ये होगा आपका B, ये होगा आपका C। यहाँ पे हो गया 0,8, यहाँ पे हो गया आपका 6,12 और यहाँ पे हो गया -6,-4, ठीक है। ये आपका x1 y1, यहाँ पे x2 y2, यहाँ पे x3 y3, ठीक है। इस तरीके से बस आपको बस अब यहाँ पे मान रख लेना। अब किसको नहीं आएगा, सबको आएगा ना, बिल्कुल बाबू मान रख के बना लीजिएगा। इसका आपका आंसर बता देते हैं, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 वर्ग हो जाएगा, ठीक है। 4 वर्ग इकाई हो जाएगा जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न कह रहा है कि बिंदु 4,-3 तथा 9,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 में एक अनुपात में विभाजित करती है, तो वायु के निर्देशांक आपका जो वैल्यूज होगा वो वायु के निर्देशांक जो होगा वो क्या होगा, तो y के निर्देशांक होगा 3x7 प्लस 2x माइनस का 3 प्लस 2 होगा। यानी कि आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न की, त्रिभुज ABC में यदि कोण A प्लस कोण C बराबर 120 डिग्री है तो कोण B का वैल्यू आपका क्या होगा। अब देखिए ध्यान से, कह रहा है कि अगर कोण A प्लस C बराबर 120 डिग्री है, यानी मान लीजिए एक त्रिभुज हो गया, अगर इसको और इसको मिला देते हैं तो 120 डिग्री हो जाता है। यानी कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 120 घटाएंगे तो कितना बचेगा बाबू, तो कहिएगा कि सर 180 में से 120 घटाएंगे तो 60 डिग्री आएगा, यानी कि 60 डिग्री क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है बाबू, एकदम गर्दा मचा देनी सर परीक्षा में आपको जाकर के, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए मेरा मुंह दुख गया यार, क्योंकि लगातार आपको हम बोलते आ रहे हैं, पढ़ाते आ रहे हैं। प्लीज बाबू, तो इसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरा जो मेहनत है उसको आप साकार कीजिए। आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा, आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा तो मेरा मेहनत जो है क्या हो जाएगा, वह सध जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AB/DE बराबर BC/DF है, FD है, तो ये समरूप त्रिभुज होंगे जब, ये समरूप त्रिभुज तब होंगे। ये आपका 2 त्रिभुज हो गया, यहाँ पे त्रिभुज बता देते हैं, यहाँ पे देख लीजिए त्रिभुज, ये आपका 2 त्रिभुज हुआ। एक त्रिभुज आपका ये हो गया और एक त्रिभुज आपका ये हो गया। एक त्रिभुज आप मान लीजिए ABC है और एक त्रिभुज आपका DE और F है, ठीक है। कह रहा है कि AB/D है, यानी कि AB/ क्या है, ये आपका D और E है, और BC/ यानी कि ये BC/ क्या है, FD है, F और यानी कि ये है। तब ये समरूप कौन होंगे, तब ध्यान दीजिएगा, तब इसका समरूप जो होंगे कोण B, यानी कि ये वाला कोण और कोण D, ठीक है। कोण D यानी कि कोण ये वाला आपस में क्या होंगे, आपका समरूप होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर, इसका बिल्कुल ही राइट जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा कि डी नंबर इसका बाबू बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR में BC/QR है तो 1/5 है, तो त्रिभुज PQR/ABC आपको एरिया त्रिभुज PQR/एरिया त्रिभुज ABC का वैल्यू आपको जो होगा वो क्या होगा, तो ये ध्यान दीजिएगा क्या होगा। कह रहा है कि त्रिभुज PQR, तो PQR बराबर कितना दिया है, QR का वैल्यू 5 है, तो 5/1 यहाँ हो जाएगा 1। अब इसको दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, बस आपको शॉर्ट ट्रिक याद करना है। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 1 का स्क्वायर 1, 25 को 1 से भाग दीजिए कितना हो जाएगा आपका 1, आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो ए नंबर होगा वो ए नंबर आपका बिल्कुल। अगला देखिए प्रश्न कह रही है, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला बाबू कि tan 90 - a किसके बराबर होता है, तो tan 90 - a होता है cot a के बराबर, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। ठीक है बाबू, क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे कि आगे से आपको वीडियो मिला करे।
अगला प्रश्न कह रहे कि दी गई आकृति में DE समानांतर BC है और यदि AD बराबर 5 सेंटीमीटर है और DB बराबर 6 सेंटीमीटर है तो AE बराबर 8 सेंटीमीटर, तो EC का वैल्यू ज्ञात कर दीजिए। और यह क्वेश्चन हमने बार बार आपको बताया है और आपको बोले थे कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप जाएगा। तो देखिए मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन आपका छप गया। हमने आपको क्या बताया था, 9.6 आपका सेंटीमीटर यहाँ पे आंसर जो निकल के चला आएगा। आपको यहाँ पे दर्शा देते हैं, बस आपको बता देते हैं कैसे आपको निकालना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि AD बराबर यानी कि AD बराबर 5 है, BD ये आपका BD बराबर 6 है, उसके बाद से AE के बराबर कितना है 8 है, तो EC यानी कि ये वैल्यू आपको बता देना है। तो कुछ नहीं करना है, ये आपका एक फॉर्मूला होता है, ये आपका ये होता है आपका AD बट्टे होता है क्या चीज BD होता है, बराबर होता है AE बट्टे होता है हम सभी का EC होता है। ठीक है, EC होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5/6 दिया गया है बराबर 8 कितना दिया गया है 8 यहाँ पे निकालना है EC निकालना है। ठीक है, तो 3 गुणा कर दीजिए तो 5EC हो जाएगा। EC बराबर हो जाएगा 848 हो जाएगा। तो EC बराबर कितना हो जाएगा 48/5 कटा दीजिए, आंसर हो जाएगा 9.6। ठीक है, क्या हो जाएगा 9.6 आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है तो उन्हें क्या कहा जाता है। ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन देखिए आपको सिद्ध करने के लिए भी एग्जाम में पूछा जाता है। उसे कहते हैं हम लोग थेल्स का, थेल्स कहते हैं। उसे में क्या कहते हैं बाबू, थेल्स कहते हैं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला देखिए प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है बाबू। जल्दी से वीडियो कभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। मेरा मुंह तो अब दुख गया है यार, बोलते बोलते बहुत बोले हैं यार उसी समय से। तो प्रश्न कह रहा है बाबू लेकिन खत्म करना है यार क्योंकि 100 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ध्यान दीजिएगा, एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर जो है वह कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो याद करके रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए कि वह 2 रेखाएं खींची जा सकती है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर जो बी नंबर कह रहा है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगला प्रश्न कह रहा है हम सभी का, अगला प्रश्न है कि यदि आकृति PA तथा PB में 2 स्पर्श रेखाएं हैं, केंद्र O से गुजरती है तो 40 डिग्री अगर कोण APO है यानी कि P का वैल्यू यानी कि ये आपका 40 डिग्री है, तो कोण OAB, OA और B किधर है जी, यहाँ पे ये OAB यानी कि ये आपको ज्ञात करना है। ध्यान देंगे, आपको कौन ज्ञात करना है, आपका ये वाला A वाला का आपका कोण का मान जो है वो आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान देंगे, ये आपका कितना दिया गया है 90 डिग्री दिया गया है, ये 90 बोल रहा है 40 डिग्री दिया गया है। तो जब ये 40 डिग्री दिया गया है तो यहाँ पे जब आप लोग मान ज्ञात करेंगे इसका ये दुगुना होता है। ये देखिए ध्यान से, आप ध्यान समझिएगा, ये 40 है तो इसका ये दुगुना आपका होता है 80 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। जब ये 80 हो जाएगा तो ये भी 40 हो जाएगा और इधर वाला भी 40 हो जाएगा, यानी कि ये भी आपका 40 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा 40, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगला प्रश्न की। अगला प्रश्न सभी क्या कह रहा है बाबू, तो चलिए अगला नंबर हम सभी का प्रश्न कह रहा है 76 नंबर प्रश्न की दी गई आकृति में QOR वृत्त का व्यास है तथा PQ बराबर PR है तो कोण PQR बराबर आपका वैल्यू जो होगा वह क्या होगा। यानी कि यहाँ पे Q का वैल्यू आपको बताना है, यहाँ का आपको वैल्यू बताना है और PR और PQ और PR बराबर है, यानी कि PR कहाँ गया जी, PQ ये और PR ये दोनों आपस में बराबर है तब आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका बिल्कुल राइट जवाब जो होगा वो 45 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, ये रहा प्रश्न कह रहा है हम सभी का बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि यदि ओ केंद्र वाले वृत्त में AB और AC 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हो कि कोण BOC 180 डिग्री हो तो कोण CAO का वैल्यू ज्ञात करना है। तो बात काफी आसान है, हमने आपको कई बार बताया भी इसको। देखिए ये आपका वृत्त हो गई, ये कह रहा है कि इसके 2 स्पर्श रेखा इस प्रकार से खींची गई है। ठीक है, इस प्रकार से खींची गई है, ये आपका केंद्र आपका हो गया। कह रहा है कि AB और AC, AB और AB और यहाँ पे C आप कह सकते हैं। ठीक है, AB नहीं, यहाँ पे A है जी, यहाँ पे B और C है। ठीक है, चलिए AB और BC आपका हो गया। चलिए उसे अब इससे क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, मतलब कि इससे मतलब नहीं होता है आपका कोई भी चर मान आप रख सकते हैं, उससे मतलब नहीं है, बस हमको वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो कोण BOC यानी कि O का वैल्यू यहाँ पे, यानी कि इसका वैल्यू आपका 110 डिग्री दिया गया है। ठीक है, 110 दिया गया है। तो आपको बताना है कोण CAO यानी कि इसका वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, यानी कि यहाँ का जो वैल्यूज है, ये वैल्यू आपका जो होगा वह क्या होगा आपको ये बताना है।
तो आपका इसका जो हैगा वह आधा होता है, आपको हमने पहले बताया था कि इसका आधा होता है, और ये आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ आपका 90 डिग्री होता है, ये आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 35 दूनी 70, यहाँ पे जो कोण निकलेगा यहाँ पे आपको 35 निकलेगा, ठीक है, 35 निकलेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 77 का ऑप्शन नंबर सी होगा बाबू, सी होगा, क्या होगा, सी होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला देखिए प्रश्न बाबू, बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। प्रश्न कह रहा है कि बिंदु टी से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई और 12 सेंटीमीटर है और केंद्र से टी की दूरी 13 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या जो होगी बाबू वो क्या होगी। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसका राइट जो जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। कह रहे कि बिंदु से टी से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर है और केंद्र से टी की दूरी कितनी है, 13 है। तो वृत्त की बस आपको त्रिज्या बता देनी है, उस वृत्त की क्या बता देनी है, त्रिज्या बता देनी है, ठीक है। त्रिज्या आपको त्रिज्या हो जाएगी वह 5 सेंटीमीटर। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न, इस क्वेश्चन को अगर आप चाहते हैं और सॉल्व करके बता देना तो बता देंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बता देंगे। थोड़ी सी वीडियो लंबा हो गई तो सोच रहे हैं थोड़ा थोड़ा आपको क्वेश्चन थोड़ा सा कम करके आपको बता दें, लेकिन समझ में तो ऐसे आ रहा होगा, आपको नहीं आ रहा है तो बता दीजिएगा हमको, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो हम पहले बताए हुए हैं समझाए हुए हैं। तो जो बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए उनको तो दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आगे से वीडियो मिलेगी और जितने वीडियो नहीं देखें वो देख लेंगे तो उनको दिक्कत आगे से नहीं होगी। अगला प्रश्न कह रहे कि दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है तथा कोण क्यू पी आर बराबर 60 डिग्री है, तो कोण ओ क्यू आर में आपको बताना। देखिए ये थोड़ा सा आपको चेंज, ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें से थोड़ा सा आपको चेंज करके यहाँ पे पूछ दिया गया है। यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पे 30 डिग्री निकलेगा, क्योंकि कोण देखिए कोण क्यू पी आर, कोण क्यू पी और आर, यानी कि यहाँ का मान जो है आपको कितना दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है। अब पूछ कहाँ करा है, ओ क्यू आर, ओ क्यू और आर, ठीक है, ओ क्यू और आर, यानी कि यहाँ पे नीचे वाले का जो वैल्यूज है ये आपको पूछ रहा है। तो नीचे वाला का वैल्यू आपको निकालेंगे तो यहाँ पे जब 60 दिया गया है, 60 दिया गया है, तो ये भी आपका 60 होगा, ये भी आपका 60 होगा, तब ना 6 3 18 यानी कि 180 डिग्री होगा। और 180 में देख रहे हैं कि एक और इसमें ये चला गया, यानी कि इसे यार दो भागों में बांट रहा है, तो यानी कि इसका ये 30 होगा, तब ना 30 होगा तो जाकर के आपका ये पूरा होगा बिल्कुल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। बस थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइए, आपका आंसर से हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि आंकड़े 15, 20, 84, 29, 41, 45, 60, 65 का परिसर क्या होगा। तो परिसर बराबर क्या होता है, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान होता है ना, बिल्कुल। तो परिसर आपको यहाँ पे निकालना है, तो परिसर आप फटाफट से निकाल दीजिए, परिसर क्या होता है बिल्कुल आप निकाल दीजिए फटाफट से। तो यहाँ आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे अधिकतम मान कौन है, यानी सबसे बड़ा वाला कौन है, तो बड़ा वाला जब आप वहां देखिए तो यहाँ पे 84 है, 84 में से सबसे छोटा वाला मान घटा दीजिए। तो सबसे छोटा क्या है 15, तो 15 घटा दीजिए। यहाँ पे 9, 5, 14, 9 और यहाँ पे 7 में से गया 6, यानी कि 69, क्या हो जाएगा 69 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अब आपको पता चल रहा होगा कि आपकी तैयारी कितनी है। देखिए जब आप मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे तब आपको पता चल रहा है कि आपका जो तैयारी हुई है कितनी हुई है, क्योंकि देखिए जब तक आप अंदाजा नहीं लगाते हैं, मॉडल पेपर सॉल्व नहीं करते, तब तो आपको तो सारी चीजें पता होता था कि सब कुछ पता है आपको, लेकिन ऐसा नहीं, आपको बहुत कुछ पढ़ना है अभी। तो अब लगातार जुड़ जाइए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, समय काफी कम है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप जा करके आप सारा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर सारा कुछ डाउनलोड कीजिए, देखिए और भी सालों का मॉडल पेपर है और भी क्वेश्चन बैंक वगैरह सब कुछ, बहुत सारा चीज है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मिल जाएगा। और लगातार क्लास तो चल ही रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1, 2, 3, डैट का n का समानांतर माध्य क्या होता है। समानांतर माध्य होता है n+1/2 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि तीन माध्य बराबर बहुलक प्लस x माध्य हो तो x का मान क्या होता है। ये देखिए ये तो आपको काफी आसान क्वेश्चन है और आपका फटाफट से इसे बता देना है। तो इसका बिल्कुल जो राइट जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल ही राइट। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहे हैं बहुलक। तो बहुलक याद करने के लिए क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आया है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि सबसे ज्यादा बार जो है वो कौन संख्या आया है, तो ज्यादा बार आया है 13, क्योंकि 13 एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, यानी कि 4 बार आया है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा बार आता है वही आपका बहुलक होता है। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 13 हो जाएगा। अगला देखिए बाबू, लाजवाब क्वेश्चन है कि यदि 7, 9, 13, 15, x का माध्य अगर 10 होता है तो x का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो आप सभी जानते हैं माध्य बराबर क्या होता है, प्रेक्षण का एक पता प्रेक्षणों की संख्या, यानी कि 7 + 9 + 13 + 15 + x बटे 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 5 हो जाएगा नीचे, बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, ये आप गुणा करेंगे, तिरिया गुणा करेंगे और इसको जोड़ के आप लाएंगे आंसर, तो फटाफट से जो है आपका निकल के चलाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप जोड़ लीजिए, जैसे कि हम जोड़ देते हैं यहाँ पे 7 आप प्लस 9 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 16, 16 में आप 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 29, 29 में आप 15 जोड़ेंगे हो जाएगा 44, यानी कि 44 प्लस x बराबर हो जाएगा 10 25 50। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 50 माइनस 44, तो 50 माइनस 44 का मतलब हो गया 6, यानी कि 6 कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, बहुत ही शानदार, ये क्वेश्चन काफी लाजवाब क्वेश्चन है, मैंने आपको कई बार बताया है, तो आपको बोले ना बहुत खुशी होती है जब आपको बता देते हैं और क्वेश्चन आपको सीधे पूछ दिया जाता है। कह रहे कि किसी घटना की प्रयोक्ता का अधिकतम मान कितना होता है, तो सभी किसी को पता है कि किसी घटना की प्रयोक्ता की जो अधिकतम मान होती है वो 1 होती है, ना 1 से ज्यादा होती है, ठीक है, ना 0 से कम होती है, यानी कि सबसे अधिकतम मान क्या होता है 1 होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे किसी घटना की प्रयोक्ता जो है कौन जो है वो नहीं हो सकती है, तो 13/12 ये कभी नहीं हो सकती है। 13/12 क्या हो जाएगा, कभी नहीं होगा, कि बहुत ही ये अंदर मतलब 0 से भी ये कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं होगी। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि एक न्यायसंगत पासा फेंका गया, 2 का गुणज आने की जो प्रयोक्ता होगी वो क्या होगी, 2 का गुणज आपको आने की प्रयोक्ता कितनी होगी, आपको ये बता देना है। तो काफी लाजवाब क्वेश्चन है। तो आपको 2 का गुणज यानी कि 3 बार आएगा। मान लीजिए एक पासा है, पासा में 6 होता है, 6 तक अंक होता है, 6 अंक में 2 का गुणज 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है 2, और उसके बाद से आपका 2 का गुणज है, ठीक है, यानी कि 2 का गुणज कितना बार आएगा, 3 बार आएगा, और 3 कुल पासा कितना है 6 है, तो 3/6 कटाएंगे कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पाता या छेद निकाला जाता है, तो इसके लाल रंग का पाता होने की प्रयोक्ता बताना है। क्या बताना, लाल रंग होने की प्रयोक्ता। तो लाल रंग कौन होते हैं आप सभी बच्चे जानते हैं, तो फटाफट तरीके से बता दीजिए। बिल्कुल, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि 1/2 आपका जो होगा वो 2 निकल के आपका आंसर जो है इसका फटाफट से निकल करके चला आएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न देखिए, और ये प्रश्न आप लोग सॉल्व कीजिएगा, काफी आसान क्वेश्चन है कि 2 न्यायसंगत सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम एक शीर्ष आने की प्रयोक्ता क्या होगी। एक शीर्ष आने की प्रयोक्ता आपको बताना क्या होगी, तो याद करके रखिए 3/4 होगी आपका ऐसा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि 3 सिक्के को उछाला जाता है तो संभव परिणामों की जो संख्या होगी, यानी कि कितने परिणाम जो है वो आ सकते हैं अगर 3 सिक्का को उछाला जाता है एक साथ। तो 3 सिक्के को अगर एक साथ उछाला जाएगा तो 8 परिणाम आ सकते हैं। कितने परिणाम आएंगे, 8 परिणाम आएंगे। 3 सिक्का ले लीजिएगा, उसे उछालिएगा, ठीक है, और काउंट कीजिए कितना बार आएगा, वो 8 बार आएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर दे रहे हैं। अंतः वर्ग का क्षेत्रफल आप जब ज्ञात कीजिएगा तो इसमें तो आप फार्मूला लगा के बस इसे आप फार्मूला लगा देना है, ये हो जाएगा आपका 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। फार्मूला लगा के आपको जो ये आपको गुणा कर देना है। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 वृत्तों की परिधियों का अनुपात 4:5 दिया गया, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बस इसको दोनों का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का 16 हो जाएगा 25, 16:25 कहां पे दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है कि अगला देखिए प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा क्या होगी। आपको फटाफट तरीके से इसको बना लेना है, काफी आसान क्वेश्चन है, इसे बस आप सॉल्व कीजिएगा फॉर्मूला पे, तो फॉर्मूला पे इसका आंसर निकल जाएगा। भुजा बताना है, भुजा का मतलब क्या है, आपको ए का मान आपको बता देना है। आपको क्षेत्रफल यहाँ पे दिया गया है, तो काफी इजी क्वेश्चन, आपका राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका 6 आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि R1 और R2 त्रिज्या वाले 2 वृत्तों की यहाँ पे 2 परिधियों का योग जो है R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधियों के बराबर होता है तो क्या होगा। ये आपके एग्जाम, ये आपका ये किताबें भी क्वेश्चन दिया गया है। इसका आंसर होता है R1 + R2 बटे कैपिटल R होता है। क्या होता है, R1 + R2 बट्टा बराबर कैपिटल R होता है। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बाबू, जल्दी से अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसमें का चुन के क्वेश्चन हम इस टाइप के क्वेश्चन और भी बहुत सारे बताने वाले हैं। और जितना बताए थे सारा का सारा क्वेश्चन मैंने लड़ ही गया है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो नहीं लड़ा हुआ है, आपको हम जो बताए हुए थे, लेकिन वो आगे से अभी तो बाकी था, अभी तो बाकी है पढ़ाना, तो सारा क्वेश्चन आपको लड़ जाएगा, आपके एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा आपको, बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो जो बच्चे हमसे पहले से जुड़े उनको तो पता है बहुत जबरदस्त क्लास चल रही है। प्रश्न कह रहे हैं यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन क्या होगा। देखिए शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या जो है दोनों जो है वो क्या हो जाए 3 गुनी हो जाती है, तो उसका आयतन जो होगा
वो आपका क्या होगा, वह 27 गुना हो जाएगा। याद करके रखिए कितना गुना हो जाएगा, वह 27 गुना हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, तो ये क्वेश्चन बदलेगा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा तो सीधे आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, अगला देखिए अब हम लोग समाप्त करने वाले हैं, 96 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। अगला प्रश्न की 8 त्रिज्या वाले अर्धगोला के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। ये देखिए, ये तो फॉर्मूला आया। फॉर्मूला क्या होता है, 3πr² होता है। ये तो फॉर्मूला क्या होता है, 3πr² होता है। चलिए बिल्कुल आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक है, अगर जबकि सब्जेक्ट को दबा करके आप चेक कर लीजिएगा, पहले पूरा क्वेश्चन का देख लीजिए। अगला कह रहा है शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता था। ये भी आपका क्वेश्चन, ये आपका क्या है, फॉर्मूला है कि 1/3 पाई h इंटू R कैपिटल R² प्लस R² प्लस R इंटू R होता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि उस समानांतर श्रेणी का आसारबंधन ज्ञात कीजिए जिसमें A18 माइनस A14 बराबर 32 आपको दिया गया हो। ये बहुत आसान क्वेश्चन है और आपको इस तरीके से बना देना है, तो आपको क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, 18 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन। और उसी समय से बता रहे थे यार, मतलब क्या कहें, हम समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहें, हम मुंह दुख गया है पूरा यार उसी समय से, इसलिए थोड़ा कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन में हम उतना ज्यादा बोल नहीं पाए हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि गोला का व्यास, आगे की बता देंगे वीडियो में। ठीक है, दिक्कत नहीं होगा, जो दिक्कत होता है नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गोला का व्यास अगर 42 सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा वह क्या होगा, आपको ये बताना है। अगर व्यास दिया है तो त्रिज्या निकाल लीजिए, त्रिज्या निकालने के बाद आपको पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए फॉर्मूला से। त्रिज्या निकालेंगे क्या होगा, 42/2 क्या कितना 21 हो जाएगा, त्रिज्या R निकल गया। चलिए R आपका 21 निकल गया, 21 निकल गया तो पृष्ठ क्षेत्रफल आपको बस आपको गुणा कर देना है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आपको बता देते हैं आंसर, क्योंकि हम निकाल चुके हैं पहले। 5544 का आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन बाबू, और आपका इसमें रहा सब्जेक्टिव और क्वेश्चन, उसको भी बता देते हैं कहां पे मिलेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी, तो ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और बेलन की वक्र सतह का क्षेत्रफल जो है 264 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन बस आपको ज्ञात कर देना। क्या है, ऊंचाई दिया गया है और बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल आपको दे दिया गया है। ठीक है, तो क्षेत्रफल से और सारी चीजें निकाल लीजिएगा और आयतन को फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा। इसका आंसर बता देते हैं, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर। ठीक है, मुंह दुख गया यार, आगे की वीडियो में हम बता देंगे, सब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आ देंगे कि ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए तो बाबू अब सिक्का उछल चुका है, अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। देखिए आपका ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम आपको अपने वेबसाइट पे जो है उसका आंसर की आपको डाल देंगे। आपको परेशान नहीं होना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप दबा करके पहुंच सकते हैं फटाफट से, या आप चैनल पे सर्च कीजिए, एक गूगल पे सर्च कीजिए DLS एजुकेशन ऑफिशियल। ठीक है, तो हमारे द्वारा लिखा हुआ किताब मार्केट में आ चुका है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। आप जाकर के किसी भी मार्केट में दुकान पे आप जाकर के बोलिएगा कि DLS एजुकेशन का आपको किताब चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए, आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप रोशनी पब्लिकेशन बोलिएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं Amazon और फ्लिपकार्ट के माध्यम से, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। एक नहीं पूरे 7 साल का मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए जल्दी से आपको गूगल में सर्च करना है DLS एजुकेशन। आपको जैसे ही DLS एजुकेशन जो चैनल का नाम है वो आप सर्च कीजिएगा तो आपके सामने फटाफट तरीके से यहाँ पे DLS एजुकेशन का ऑफिशियल वेबसाइट आएगा। आपको यहीं पे जाना है, कहीं और नहीं जाना है, क्योंकि मेरे नाम से बहुत ज्यादा बना हुआ है, तो आपको और नहीं जाना है, DLS एजुकेशन ऑफिशियल पे जाना है। जैसे यहाँ पे इस पे क्लिक कीजिएगा तो देख सकते हैं यहाँ पे ये ओपन हो चुका है DLS एजुकेशन का ऑफिशियल वेबसाइट। और यहाँ पे अगर आप मॉडल पेपर प्राप्त करना चाहते हैं पूरे 7 सालों का, और एक नहीं 10 मॉडल शीट आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इस पे आपको सिंपल सा क्लिक करना होगा। ठीक है, उसके बाद से अगर आप यहां से अगर आप लाइव टेस्ट देना चाहते हैं तो लाइव टेस्ट के लिए आप यहां से आसानी तरीके से क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद से अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रत्येक सब्जेक्ट का यहां से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। सब्जेक्टिव प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से मान लीजिए आपको 7 सालों का मॉडल पेपर डाउनलोड करना है तो इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद से आपको सिंपल सा थोड़ा सा नीचे जाना है, देख सकते हैं यहाँ पे ऑफिशियल 2022 का हो गया। 2022 का एक नहीं पूरे 5 मॉडल सेट भी आपको देखने को मिलेगा, जिसका उत्तर भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप आकर के डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं फटाफट से, और प्रत्येक सब्जेक्ट का देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। वो किसी भी साल का हो, 2020 का हो, 16 का हो, 17 का हो, 18 का हो, 22 का हो या 21 का हो, प्रत्येक साल का डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी से सोचिए मत, जल्दी से सर्च कीजिए DLS एजुकेशन, आपको सामने आएगा DLS एजुकेशन ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर क्लिक जरूर कीजिएगा।